Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और मैं आप लोग के साथ फिर से पेश कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी, जहां हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु जस्ट जॉइन्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंड साथों साथ आपको जैसे यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ, वैसे ही आई टीच ऑन अनअकैडमी प्लस। यू माइट बी अवेयर अनअकैडमी प्लस इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस और आपको टेस्ट और क्विज मिल जाते हैं। मेरे यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कोर्स। और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कोर्स की खासियत ये है कि ये 80 आवर्स का क्लास है। डेली 7 to 9 PM मेरे क्लासेस चलते हैं। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको ये क्लास की एक्सेस मिलेगी। यहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाएंगे, जहां आप मुझे पर्सनली डाउट पूछ सकते हो लाइव क्लास के अंदर, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपको अनअकैडमी के बारे में और भी जानना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे स्पेशल क्लासेस को देखिए। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कराया है। यहाँ पे भी आपको डाउट क्लियर करने के लिए लाइव या रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करिए अनअकैडमी के एप्लीकेशन को और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिएगा। यू विल गेट मल्टीपल स्पेशल क्लासेस रिलेटेड टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री जो मैंने वहां पे कराए हुए हैं, उसके भी आप एक्सेस ले सकते हो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते रहते हैं, उनको थोड़ा बहुत बता देता हूं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरा का पूरा हिस्ट्री का कोर्स तो आप मेरे थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न, एंशियंट, मिडीवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय मी। यहाँ पे 3000 से ज्यादा आपको स्लाइड्स और हैंडआउट्स के पेजेस मिलेंगे जो आप एक्सेस कर पाओगे। इसके सिवाय आपको ये सब्सक्रिप्शन का एक और बड़ा फायदा है कि जितने भी अनअकैडमी एजुकेटर्स है, टोटल 100+ एजुकेटर्स के बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज चलते हैं, वो सब आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो वन सब्सक्रिप्शन कवर्स ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज। आप पूरा का पूरा जनरल स्टडीज आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। जीएस 1 2 3 4 लाइव क्लासेस देखिए, वीकली डाउट सॉल्विंग देखिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, अनलिमिटेड टाइम्स आप लेक्चर्स को अटेंड भी कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज ही डाउनलोड करिए अनअकैडमी की एप्लीकेशन ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन में आपको 2 प्रकार के ऑप्शंस दिखेंगे, एक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, दूसरा आइकॉनिक मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फायदा यह है कि आपको पर्सनल मेंटर मिलता है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस और शेड्यूल तो मिल ही जाएगा। आइकॉनिक में पर्सनल मेंटर आपको गाइड करेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल, 2 साल या 3 साल का आप ले सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो फीस जब आप पे करोगे उसके अंदर आपको एक डिस्काउंट कोड यूज करना है, PN लाइव। ये PN लाइव डिस्काउंट कोड अगर आपने यूज किया तो आपको फीस के अंदर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 साल की 44,500 रुपीज फीस हो जाएगी अगर आपने PN लाइव डिस्काउंट किया, और अगर आपने 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 81,000 में कवर होगा। उसी तौर के ऊपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी आपको 1 ईयर 62,500 के अंदर पड़ेगा, जहां एक पर्सनल मेंटर आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन, जहां डे टू डे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और एक कोच के रूप में आपको मदद करेंगे। तो आपको एक कोच भी मिलेंगे, प्लस आपको एजुकेटर के रूप में जो भी एजुकेटर के क्लास अटेंड कर रहे हो टीचर्स के, वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो यू विल गेट गाइडेंस ऑफ मल्टीपल पर्संस, और आप पूरी की पूरी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से कर पाओगे। यहाँ पे कोर्स को आपको सब्सक्राइब करने के लिए PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज करना है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। इसके अलावा अनअकैडमी के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप अपना ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वी हैव गॉट वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज करना है। 1 साल, 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अदर देन दिस, अनअकैडमी कॉम्बैट आपके लिए लेके आया है फ्री टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और रिवॉर्ड्स के रूप में आपको प्राइजेस मिलते हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज का जैसा एक पूरा का पूरा लाइव क्विज कंपटीशन यहाँ पे आपको लिया जाता है, एवरी फोर्टनाइटली होता है। आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपनी तैयारी को भी अच्छी तरह से कर सकते हो। अनअकैडमी के अंदर आपको और भी नए ऑप्शंस आज की तारीख में अवेलेबल है। 28 दिसंबर से आपके लिए शुरू हो रही है नई बैचेस। ये बैचेस 6 मंथ्स के लिए, जो खास करके अभी जो यूपीएससी प्रीलिम्स में टाइम बाकी है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपको कराएंगे। ये बैच के अंदर मेरा भी आर्ट एंड कल्चर का कोर्स लॉन्च हो रहा है। इवन माय आर्ट एंड कल्चर कोर्स इज ऑल्सो लॉन्चिंग फ्रॉम 18th January 2021 ऑनवर्ड्स। आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी। 6 महीने की बैच है 2021 के प्रीलिम्स के लिए, या 2022 या 23 की जिनको तैयारी करनी है वो लोग भी अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव गॉट 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर बैचेस।
सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको खाली यही चीज करनी है, वो है PN लाइव कोड को यूज करना है। फीस बढ़ रही है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर्सनल कोच के साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर से ले लीजिए, जल्दी से लीजिएगा, वरना फीस रिवाइज हो जाएगी तो थोड़ी फीस आपको कॉस्टली पड़ेगी। लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम विद द टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी को जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे होती है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मेनली ये देखा कि ये जो नेशनलिज्म नाम की विचारधारा है, इसके कारण ही रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुई। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया कि जीएस पेपर 1 जो हिस्ट्री मेंस के अंदर आता है, मतलब जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है और जो जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर आता है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। और ये जो रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, इसमें जो नेशनल जो शब्द है उसी के पीछे की जो आइडियोलॉजी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। और मैंने आपको नेशनलिज्म के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर ये समझाने की कोशिश की कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो एक कल्चरल फीलिंग के कारण आ सकती है, या इसके अलग अलग डायमेंशंस भी हो सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि ये जो नेशन नाम का शब्द है ये कैसे बन के आया और नेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन अगर आपने नहीं देखा हो, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप पहले प्रीवियस सेशन को देखिए। प्रीवियस सेशन को देखोगे तो आपको काफी सारी लिंकेज समझ में आएगी, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके अंदर आपको यही देखना है कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज की स्थापना होती है, बर्थ ऑफ अ नेशन, कि एक देश बनता है कैसे बनता है। जैसे भारत की जो पूरी की पूरी स्टोरी है इंडियन नेशनलिज्म, उसकी जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर दिया गया है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 2 है, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे, उसके अंदर इंडियन नेशनलिज्म की स्टोरी लिखी गई है। पर अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1, दैट इज नोन एज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Because we are doing chapter number 1, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ एंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस होल पॉइंट। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो आपको इस तरह से पॉइंट्स पता होने चाहिए, यू शुड नो दिस मच पॉइंट्स, कि किस तरह से आपका जो नेशनलिज्म है ये उभर के आया। नेशनलिज्म को फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल थे। नेशनलिज्म में एक बहुत बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, वो था नेपोलियन। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ये भी समझाने की कोशिश की कि नेपोलियन जो था उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी। नेपोलियन वांटेड टू क्रिएट एन एम्पायर, और ये जो एम्पायर बिल्डिंग के प्रोसेस के अंदर उसने लोगों को यूनिफाई किया। पीपल गॉट यूनिफाइड बिकॉज ऑफ द एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस। तो मैंने आपको ये बताया था कि नेपोलियन ने कैसे यूनिफिकेशन की तरफ यूरोप के लोगों को लेके गया, क्योंकि नेपोलियन एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश करता है, और जब साम्राज्य पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की तरफ यूरोप के अंदर लेके जाएगा तो उसी के बाद हमको पता चलता है कि नेपोलियनिक रिफॉर्म्स के कारण, और वहां के लोगों जो थे, जैसे इटली के लोग थे, जैसे स्विट्जरलैंड के लोग थे, जैसे जर्मनी के लोग थे, उन सबको लगा कि हमको कुछ तूफानी करना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको नेपोलियन के बारे में बताया। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि नेपोलियन जब से पावर के ऊपर आया है तब से उसने 1799 से लेके 1815 तक कंटिन्यूसली लड़ाई के ऊपर लड़ाई की है। यस, कंटिन्यूसली फाइटिंग इन द यूरोप, और जिसके कारण यूरोप के जो राजा लोग थे, खास करके जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो नाराज हो जाते हैं, और मोनार्की के सपोर्टर्स नाराज होंगे, उसी के बाद ये लोग नेपोलियन को हराने के लिए प्लान भी करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस सेशन को अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, और मैंने आपको नेशनलिज्म की जब डेफिनेशन देने की कोशिश की तो आपको ये समझाने की कोशिश की कि नेशनलिज्म एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक एक्सप्रेशन है, और ये जो फीलिंग, इमोशन, एक्सप्रेशन इवेंचुअली किसके तरफ जाता है, ये लोगों की एक अभिव्यक्ति है, जहां लोग कहते हैं कि हमको इकट्ठा होना है ना? लोग कहते हैं कि हमको हमारी सार्वभौमिकता चाहिए। समझे आप लोग? ठीक है। सो व्हेन द पीपल डिमांड सोवरेनिटी, जब राजाओं के सामने पब्लिक ने सोवरेनिटी डिमांड की, तो उसी से ही बेसिकली ये नेशनलिज्म जो कल्चरल फीलिंग है वो उभर के आती है। ठीक है, क्यों आई? कि उसके पीछे का कारण ये था कि जब यूरोप के अंदर पुरानी शासन पद्धति चलती थी, जहां पे राजा रूल किया करते थे, तो पब्लिक और राजा के बीच में कंटिन्यूस संघर्ष होने के कारण पब्लिक ने कहा कि भाई हमारे हाथ में सत्ता चाहिए। 1799 के अंदर या 1789 के अंदर जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को बताया कि कैसे नेशनलिज्म को फैलावा किया जा सकता है, हाउ द नेशनलिज्म कैन बी स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, है ना? तो उसी के बाद हमने समझने की कोशिश की कि जब 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द 1789, तो उसके बाद फ्रेंच नेशनलिज्म बहुत मजबूत हुई। ये फ्रेंच नेशनलिज्म 1799 तक आते आते जब नेपोलियन पावर के ऊपर आया, तो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर फैलने की शुरुआत होती है। और 1799 से लेके 1815 तक का जो पीरियड था,
ये पीरियड के दौरान आपकी जो यूरोपियन नेशनलिज्म है या अलग अलग लोगों की जो नेशनलिज्म की भावना है उसको मजबूत करने के लिए नेपोलियन ने बहुत सारे पगले उठाए। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या होती है। कहानी ये चलती है कि नेपोलियन 1799 से लेके 1815 का जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान यूरोप को पूरे के पूरे एक अलग ही विचार से और विस्तार से चलाने की कोशिश करता है। और नेपोलियन इनफैक्ट चाहता था कि वहां के जो लोग हैं वो अल्टीमेटली फ्रेंच एम्पायर के अंडर रहे, बट वहां के जो स्थानिक लोग थे, जैसे इटली के लोग हुआ करते थे, जैसे जर्मनी के लोग हुआ करते थे, जैसे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्विट्जरलैंड के लोग हुआ करते थे, ये लोग का कहीं ना कहीं मानना था कि यार हम लोग को हमारे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। तो नेपोलियन ने कहा कि देखो, मैंने तो आपको तुम्हारे राजा से मुक्ति दिलाई है, हमने तो आपको जो लोकल राजा था जो आपका शोषण करता था उससे मुक्ति दिलाई है, तो वी आर गुड फॉर यू। बट द यूरोपियन पीपल रियलाइज कि नो नो, नथिंग इज गुड फॉर अस एक्सेप्ट वी द पीपल। अगर हम लोग हमारे हिसाब से शासन नहीं कर पाते हैं, कोई बाहर वाला राजा आके हमारे राजा को हरा के फिर अपनी सत्ता बिठा के लेके जाता है, तो उसने तो हमारी सोवरेनिटी का तो अपमान ही हुआ है, हमारे हाथ में तो सत्ता ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे, ये रिफॉर्म्स को लेके भी काफी सारी चर्चाएं चल रही थी। दूसरा क्या था कि यूरोप के अंदर नेपोलियन मोनार्की के सामने लड़ाई कर रहा था। अब जो पुराने लोग थे, नेपोलियन के सामने पड़ने वाले लोग थे, वो सब राजा थे, उनको पसंद नहीं आ रहा था कि नेपोलियन उनको हरा के अपना साम्राज्य बना रहा है। इसी के कारण क्या होता है कि 1815 के आसपास का पीरियड है, इट इज अ पीरियड ऑफ 1815। 1815 के अंदर नेपोलियन को हराने के लिए हमको पता चलता है कि यूरोप के जितने भी बड़े बड़े किंगडम्स थे वो सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो वी सी द इवेंट्स वेयर द यूरोपियन किंगडम्स विल कम टुगेदर अगेंस्ट नेपोलियन। यूरोप के बड़े बड़े जो शासक लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई साहब ये जो नेपोलियन करके जो राजा आया है जिसने फ्रांस में तांडव मचा के रखा है, उसको कैसे भी करके यहाँ से हटा दिया जाए, उसको कैसे भी करके यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, व्हेन द सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड, व्हेन द यूरोपियन किंगडम्स आर नॉट लाइकिंग नेपोलियन गेटिंग एक्सपांडिंग एंड द फ्रेंच नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द यूरोपियन जो स्टेट्स है उसको पूरा चेंज करने की बात हो रही है, तो इन सब ने पूरी की पूरी एक यूनिटी ग्रुप बनाई। इसमें प्रशिया भी था, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको ऑस्ट्रिया भी मिलेगा, आपको इसके अंदर से मेनली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो ओल्ड ऑर्डर के राजा थे वो सबके सब इकट्ठे होते हैं और 1815 में नेपोलियन के सामने लड़ाई करेंगे। ये लोग नेपोलियन के सामने लड़ाई करते हैं और नेपोलियन को एक लड़ाई के अंदर पराजित करते हैं, दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ वाटरलू। इनफैक्ट ये घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम के अंदर ये इवेंट होता है वाटरलू की लड़ाई। ये लड़ाई का सिग्निफिकेंस ये था कि नेपोलियन लॉस्ट, नेपोलियन हार जाता है। और जब नेपोलियन हारता है वाटरलू की लड़ाई के अंदर, जब नेपोलियन हारता है तो उसके बाद पूरा का पूरा जो यूरोप का इतिहास बदल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो होता यह है कि जब 1815 के अंदर, याद रखेगा साहब, ठीक है ना, मैं आपको अभी से बता देता हूं 1815 की जो घटनाएं हैं, 1815 के अंदर एक साइड के ऊपर वाटरलू की घटना हुई और वाटरलू की घटना के बाद नेपोलियन हार जाता है। तो नेपोलियन के हारने के बाद इवेंचुअली हमको पता चलता है कि यूरोप के अंदर फिर से जो मोनार्की थी, ये मोनार्की डिसाइड करती है कि पावर अब उनके हाथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन ने जो साम्राज्य बनाने की कोशिश की, जहां पे फ्रेंच नेशनलिज्म की जो आइडिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सबको देने की कोशिश कर रहा है पूरे यूरोप के अंदर। यूरोप के पुराने राजाशाही के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि नेपोलियन जो कर रहा है वो कितनी हद तक इनफैक्ट वैलिड है, नेपोलियन का जो कारनामा है वो कहां कहां पे इनफैक्ट है ना पूरे यूरोप के अंदर आग लगा रहा है। तो यूरोप के राजा लोग सबके सब इकट्ठे हुए 1815 के अंदर। वियना नाम की जगह, अगर आपको पता होगा, वियना जो ऑस्ट्रिया के अंदर आज की तारीख में आया हुआ है, वहां पे एक मीटिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं वियना कांग्रेस, या इसी को ही वियना सिस्टम के रूप में भी पहचानते हैं। और वियना कांग्रेस और वियना सिस्टम के अंदर डिसाइड किया जाता है कि हमको मोनार्की को कैसे भी करके बचाना है, और मोनार्की को बचाना है उसका मतलब ये होगा कि आपकी वी द पीपल, मतलब जो लोगों के हाथ में सत्ता आनी चाहिए वो खत्म हो गई। नेशनलिज्म को पूरी तरह से मारने की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत आपको यहां से मिल जाएगी। समझे आप लोग, ठीक है। तो होता यह है कि मोनार्की फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगी। मोनार्की चाहती है कि बड़े बड़े एम्पायर यहाँ पे बनने चाहिए, स्ट्रॉन्ग किंगडम्स यहाँ पे होने चाहिए, और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तो कहीं कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा का शासन ही अल्टीमेट शासन है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना।
तो हुआ ये कि नेपोलियन ने यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा किंगडम बनाया था साहब, ठीक है। व्हाट नेपोलियन डिड कि नेपोलियन ने से फॉर एग्जांपल ये फ्रांस है, फ्रांस के बाजू में अगर आप देखोगे तो जर्मनी को उसने कैप्चर किया था, इस साइड देखने की कोशिश करोगे तो इटली को कैप्चर कर दिया था, यहाँ पे देखोगे तो ऑस्ट्रिया को टॉपल करने की कोशिश कर रहा था, इस साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे स्विट्जरलैंड को टॉपल कर रहा था। तो व्हाट इज हैपनिंग कि ये सब परिस्थितियों के कारण क्या हो रहा है कि नेपोलियन ने जहां जहां एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी, ही वांटेड टू क्रिएट अ बिग फ्रेंच एम्पायर, और जो फ्रांस के अंदर जो मल्टी नेशनल लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उन सबको फ्रांस की छतरी के अंदर लेके आया नेपोलियन, उन सब ने बेसिकली रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब ये था कि डिसाइड किया जाता है कि जो पुराने किंगडम्स हुआ करते थे, जहां पे पहले की राजाशाही एग्जिस्ट किया करती थी, नेपोलियन ने आके उनको खत्म कर दिया है, वो राजाशाही को फिर से वहां पे बिठा देने का। गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, हाँ 1815 की जो घटनाएं हैं वो पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1815 के अंदर नेपोलियन हारता है वाटरलू के अंदर 1814-15 में, और उसके बाद वियना पीस सेटलमेंट होता है। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ वियना पीस सेटलमेंट, उसके पीछे का कारण ये है। गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो इन दिस सिचुएशन जब वियना के अंदर पीस सेटलमेंट हुआ, क्या होता है दोस्तों, वियना के अंदर जब पीस सेटलमेंट होता है तो हमको पता चलता है कि पूरा का पूरा जो यूरोप है, जो ओल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जाने की कोशिश की गई। ओल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि जहां पे मोनार्की हुआ करती थी और पुराने जो किंगडम्स जो रजवाड़े थे उनको फिर से रिवाइव किया जाता है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर मैप दिया हुआ है कि यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना इन द ईयर 1815, वियना के अंदर जो रजवाड़े जो यूरोप के किंगडम्स इकट्ठे हुए थे, उन सब ने नेपोलियन के द्वारा जो बड़ा एम्पायर बनाने का जो पूरा का पूरा प्लान था वो उन्होंने तोड़ दिया। समझे कि नहीं समझे। अब कैसे तोड़े अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो रीजन है, यहाँ अगर आप देख रहे हो ये बवारिया है, फिर आपको हैनोवर दिखेगा, प्रशिया दिखेगा, ये पोलैंड के कुछ स्टेट्स मिलते हैं, ये सब एक्चुअली जर्मन एम्पायर का पार्ट था, और नेपोलियन ने इन सबको यूनिफाई करने की कोशिश की थी, इसको तोड़ दिया गया। उसी तौर के ऊपर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका इटली वाला रीजन है, ठीक है। मैं आपको फिर से यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ इटली। नेपोलियन ने ये जो इटली वाला रीजन है उसको भी यूनिफाई करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसके साथ उसने पूरा का पूरा एनेक्सेशन करवा दिया था। तो उसी तरह से अगर आप नेपोलियन को देखोगे तो नेपोलियन ने यहाँ पे भी इनफैक्ट कहीं ना कहीं अपना डंका चलाने की कोशिश की थी। तो वी फाइंड कि नेपोलियन ट्राइड टू एक्सपांड अ बिग एम्पायर। तो ओल्ड ऑर्डर को रिवाइव किया जाता है, और रिवाइव करने का इंटेंशन ये था कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म अब आज के बाद नहीं चलना चाहिए। समझे आप लोग, ठीक है। सो नेपोलियन का जो नेशनलिज्म का जो फंडा था उसको तोड़ने की कोशिश की गई इन द ईयर 1815। 1815 के अंदर यूरोपियन वियना कांग्रेस वाज अगेंस्ट द नेशनलिज्म, इट वाज इन फेवर ऑफ मोनार्की, और ये लोग चाहते थे कि राजाशाही को फिर से जिंदा किया जाए, ये लोग चाहते थे कि राजा को फिर से मजबूत किया जाए और नेपोलियन फिर से खड़ा ना हो पाए, इसके लिए कोई इनफैक्ट बड़ा एम्पायर ना बन पाए। खास करके फ्रांस एक ऐसा राज्य के रूप में होना चाहिए जहां पे उनकी जो राजाशाही है उसको फिर से सत्ता दी जाए। गेटिंग अ पॉइंट। तो इन दिस सिचुएशन हमको पता चलता है कि ये जो राष्ट्रों का निर्माण है, कंट्रीज का जो फॉर्मेशन है, वो धीरे धीरे अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेगा उसको तोड़ने की कोशिश की गई। समझे कि नहीं समझे, है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, 1815 के अंदर जब वियना कांग्रेस की घटना हुई तो यूरोप के जो बहुत सारे राजा लोग थे वो खुश हो गए कि चलो भाई नेपोलियन हार गया, अब आज के बाद फ्रांस की क्रांति के द्वारा जो राष्ट्रवाद का विचार बहुत मजबूत हुआ था और पूरी दुनिया को जला रहा था वो एटलीस्ट अब शांत हो जाएगा, अब हम लोग को मगजमारी ज्यादा नहीं होगी, विल नॉट बी इम्पैक्टेड मच मोर आउट ऑफ दैट, है ना। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। अब कहानी इससे आगे चलती है। रियलिटी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो वियना कांग्रेस की जब घटनाएं हुई, व्हेन द वियना कांग्रेस टुक प्लेस एक्चुअली, तो उस दौरान काफी लोगों को ये लग रहा था कि भाई अब तो सिचुएशन आउट ऑफ बाउंड हो गई है और नेशनलिज्म अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अब नेशनलिज्म नहीं रहेगा, फिर से मोनार्की आ जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम यह हुआ कि 1815 के अंदर वियना की कांग्रेस होती है, 1815 के अंदर वियना की कांग्रेस हुई। वियना की कांग्रेस का मेन इंटेंशन ये था कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आउटकम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। समझे कि नहीं समझे। प्रॉब्लम ये हुआ कि आप नेशनलिज्म को मार सकते हो, आप व्यक्ति को मार सकते हो, पर नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। यू कैन किल अ पर्सन बट यू कैन नॉट किल एन आइडियोलॉजी।
बिग बिग एम्पायर्स हैव सर्वाइव्ड व्हाइल द पर्सन हैव पास्ड अवे। बड़े बड़े साम्राज्य अभी तक भी जिंदा टूट गए हैं, पर व्यक्ति अभी भी अगर आप देखोगे तो विचारधारा अभी भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अभी भी जिंदा रहती है। नेपोलियन को मार के या फ्रांस के अंदर के जो और भी लीडर्स थे इन सबको खत्म करके यूरोप के राजाओं ने यह सोचा था कि राष्ट्रवाद को तोड़ देंगे, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ। राष्ट्रवाद एक आइडियोलॉजी के ऊपर थी, और जो आइडियोलॉजी होती है ये आइडियोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पवन के झोंके होते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना ही नहीं रोके साहब। तो ये जो पवन के झोंके होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये बॉर्डर्स के द्वारा रोके नहीं जाते, ये विचार होते हैं। ये विचार इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते उड़ते चले जाएंगे कि पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहां जहां परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस पब्लिक के फेवर में नहीं होंगे तो पब्लिक इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो वो लोग कहीं ना कहीं से अपने रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। 1815 के अंदर वियना कांग्रेस ने यह सोचा था कि आज के बाद पूरे यूरोप के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी और नेपोलियन ने जो राष्ट्रवाद का भूत चलाया है पूरे यूरोप के अंदर वो भूल जाएंगे लोग। पर वियना कांग्रेस के शासक मूर्ख निकले। वियना कांग्रेस के शासक को यह चीज समझ में नहीं आई कि आप पब्लिक को नहीं रोक सकते, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। और इसी के कारण हमको पता चला कि 1821 के आसपास का पीरियड था, ग्रीस के अंदर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की शुरुआत हो गई। ग्रीस की स्थापना होती है काफी थोड़े टाइम के बाद होगी, पर लड़ाई अब यहां से शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि ग्रीस एट दैट टाइम वाज पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। अगर आपको पता होगा तो ऑटोमन एम्पायर बेसिकली टर्की से चलता था, और टर्की के शासक ग्रीस को अपने पकड़ में रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। ग्रीस के जो स्थानिक लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, वी द पीपल ऑफ ग्रीस, वी हैव आवर ओन सेपरेट आइडेंटिटी, वी वांट टू प्रोक्लेम इंडिपेंडेंस। इसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो 1830 के अंदर जुलाई महीने के अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि एक रिवॉल्यूशन होता है यूरोप के अंदर, और 1830 की जो क्रांति होती है इसके कारण बेल्जियम नाम का जो प्रदेश है वो अपने आप को राजाशाही से मुक्त करा देगा। तो हमको इस तरह से बहुत सारी घटनाएं मिली। 1830 के अंदर एक घटना होती है, 1848 के अंदर एक घटना होगी जहां यूरोप के अंदर फिर से एक और बार क्रांति होगी। ये क्रांति के बाद पता चला कि वहां के जो स्थानिक लोग थे, जो पीजेंट्स था, जो मिडिल क्लास था, इन सब ने इकट्ठे होके अपनी जो बची खुची राजाशाही थी उसको भी उथला दिया। तो यू कैन इमेजिन कि ये जो क्रांतियां हैं जो फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई थी 1789 के अंदर, वो चलने वाला प्रोसेस है। इट इज नॉट गोइंग टू गेट स्टॉप, समझे आप लोग? ठीक है। और इसी के चक्कर में जब लोग परेशान हो रहे हैं, अपने राजाओं से नाराज है, और राजा उनको छोड़ नहीं रहा है, राजा उनको वो है ना सत्ता हाथ में नहीं दे रहा है, तो इसके बाद बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ये रिवॉल्यूशन दो जगह के ऊपर आपको मिलेगा। 1859 से 70 के बीच में एक बहुत ही एक संघर्ष होता है जहां पे इटली की स्थापना हुई, और 1866 से लेके 1871 के बीच में आपके जर्मनी की स्थापना होती है। अब ये इटली जर्मनी की स्थापना कैसे हुई वो हम लोग आगे की क्लासेस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी डाउट ये आता है कि ये जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद ये रिवॉल्यूशंस हुए और उसके अंदर नेशनलिज्म की विचारधारा कैसे आगे चलती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो हमेशा एक चीज याद रखेगा कि आपके यहाँ पे जो भी आपके नेशन स्टेट्स बने हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य, ये नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन दो तरह से होता है। एक तो पहले बड़ी बड़ी साम्राज्य टूट जाते हैं, और ये साम्राज्य टूटने के बाद इनको कहीं ना कहीं जो पब्लिक का सपोर्ट मिला है वो है पब्लिक की राष्ट्रवाद की भावना, जहां पब्लिक चाहती थी कि उनको कुछ करना चाहिए। अब आप समझने की कोशिश करिए कि एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में, कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया और यूरोपियन नेशनलिज्म किस तरह से डेवलप होता है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यूरोप में आज की तारीख में हमको जो नेशन स्टेट्स दिखते हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये पहले छोटे मोटे किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड थे। जैसे जर्मनी यूज्ड टू बी डिवाइडेड इंटू 300 किंगडम्स, Italy was almost divided into 30 plus kingdoms, small and big. स्विट्जरलैंड was similar, और वहां पे किंगडम्स थे, डचीज हुआ करते थे, कैंटन्स हुआ करते थे। स्विट्जरलैंड में सबसे लोएस्ट यूनिट जो है वो कैंटन है, और कैंटन बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट कह सकते हो। वहां के भी लोकल रूलर हुआ करते थे या वहां पे ऑटोनोमस टेरिटरीज हुआ करती थी। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? वी फाइंड देयर वर मेनी पीपल हु वर कंट्रोल्ड बाय ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का मतलब क्या है साहब, कि पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के अंदर एक ऐसे राजा थे जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानते थे। वो किसी का सुनते नहीं थे, ना डेमोक्रेसी थी, और मेनली अगर आप देखोगे तो एक बड़ा एम्पायर के अंदर ये लोग रहते थे। अब प्रॉब्लम क्या था कि जब राजा बड़ा साम्राज्य बनाता है तो उसमें पचरंगी पब्लिक रहती है।
यहाँ पे लाल कलर की पब्लिक है से फॉर एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन कलर की पब्लिक है, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, यहाँ देखोगे तो ब्लू कलर की पब्लिक है, समझे कि नहीं समझे। तो क्या है कि पब्लिक को कुछ कॉमननेस नहीं दिख रही थी एक ही एम्पायर के अंदर। द पीपल ऑफ यूरोप यूज्ड टू फील दैट कि ये लाल कलर का इंसान हमारे यहाँ पे ग्रीन वालों के साथ क्या कर रहा है, ग्रीन वाला सोचता था कि ये ब्लू वाला हमारे साथ क्या कर रहा है, ब्लू वाला सोचता था कि ये रेड एंड ग्रीन वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कहानी यह है कि द पीपल ऑफ यूरोप, बिकॉज दे वर वेरी मच डाइवर्स एंड दे वर लिविंग अंडर अ बिग मोनार्की, दे कुड नॉट सी देमसेल्फ एज अ कॉमन पॉइंट, कि उनको लग रहा था कि देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन अस। लाल वालों का कल्चर अलग है, ग्रीन वालों का कल्चर अलग है, ब्लू वालों का कल्चर अलग है। रेड पीपल हैव डिफरेंट स्टोरी, ग्रीन पीपल हैव डिफरेंट स्टोरी एंड ब्लू पीपल हैव डिफरेंट स्टोरी। सो व्हाई द ग्रीन, ब्लू एंड रेड पीपल आर स्टेइंग टुगेदर? इनके बीच में कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, ना ही इनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज है, ना ही इनके बीच में कोई एथनिक सिमिलरिटी है। एथनिक सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि ये लोग जाति से भी सेम नहीं है, ये लोग नस्ल से भी सेम नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों में क्या हो रहा है कि जो वहां के एम्पायर के लोग थे उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी। इसके लिए उनको मन कर रहा था कि हम छोटा देश बनाएं तो हमको और मजा आएगी, ठीक है। तो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म आई है, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि यूरोप में जो नेशनलिज्म आई है वो नेशनलिज्म स्मॉल ग्रुपिंग्स के कारण आती है। अब एक एग्जांपल दिया गया है जिसका नाम है हैब्सबर्ग एम्पायर। अब ये एम्पायर बहुत इंटरेस्टिंग है। हैब्सबर्ग एम्पायर का इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ये ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल किया करता था, पर ऑस्ट्रिया हंगरी तो इसका मेन एरिया था, ये वर्ल्ड वॉर 1 तक कंटिन्यू रहता है। ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था इट विल बी कंटिन्यूइंग अप टिल द वर्ल्ड वॉर 1। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत ऑस्ट्रिया ने तो कराई थी साहब। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया, धावा कर दिया, तब जाके पहले विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। हैब्सबर्ग एम्पायर कितना बड़ा एम्पायर था? इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स अप टिल द 20th सेंचुरी आई वुड से। इसके अंदर आल्प्स के रीजन आते थे, आप समझने की कोशिश करोगे अल्पाइन रीजन साहब, उसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड अगर आप समझने की कोशिश करोगे ये चेकोस्लोवाकिया का प्रदेश है, इंक्लूडिंग बोहेमिया आता था जहां पे जर्मनी या जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। मतलब आप देखिए ऑस्ट्रियन लैंग्वेज बोलने वाले थे, ये सुडेटनलैंड के अंदर आपके स्लाविक लैंग्वेज बोलने वाले या जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, वो ऊपर आपको ऑस्ट्रियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो जाएंगे। ये हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आपको इटालियन स्पीकिंग लोग भी मिल जाएंगे, खास करके लैम्बार्डी और वेनिस के लोग। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहां से थोड़ा बहुत ऑस्ट्रियन एम्पायर के बारे में बताता हूं, ऑस्ट्रिया का एम्पायर इतना बड़ा तो सीधा सीधा था। अगर आप देख रहे हो, दिस ऑल्सो इंक्लूड दिस रीजन, दिस विल इंक्लूड दिस रीजन। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने लाल किया हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो मैंने रेड हाईलाइट की हुई है, दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर। तो आप समझने की कोशिश करिए कि कितना बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर आपको मिल जाता है, समझे आप लोग, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ बिग द एम्पायर विल बी एट दैट टाइम, ठीक है। और इसके अंदर सब अलग अलग मल्टी डाइवर्सिटी वाले लोग रह रहे हैं, तो दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कॉमननेस बिटवीन देम, ठीक है। और इन सब के बीच में कोई भी आपको कॉमननेस नहीं मिलेगी। इसमें पोलैंड की भाषा बोलने वाले भी लोग मिल जाएंगे। देयर वाज अ एरिया वेयर पोलिश वाज बीइंग स्पोकन, देयर वाज अ एरिया इन हंगरी वेयर द पॉपुलेशन स्पोक magyar वाज द लैंग्वेज जहां से आपकी हंगेरियन लैंग्वेज डिराइव होती है। और कुछ कुछ लोग तो वहां पे अलग अलग प्रकार की डायलेक्ट बोला करते थे, मतलब अलग अलग प्रकार की बोली बोलते थे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि एक बड़ा एम्पायर है, उसका यूनिटी का कोई फैक्टर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो है राजा। क्योंकि राजा ने ये सब तलवार की धार के ऊपर इकट्ठा किया था, तलवार की धार के ऊपर राजा ने ये साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी। और राजा ने डिसाइड किया था कि यहाँ ब्लू कलर वाले लोग रहेंगे, यहाँ पे बेसिकली एक अलग प्रकार के लोग हैं, यहाँ एक ग्रीन कलर वाले लोग हैं, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे एक और विस्तार है जहां पे आपको रेड कलर की पब्लिक मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको हाइपोथेटिकली ये समझा रहा हूँ। कुछ कुछ विस्तार के अंदर आपको ब्लैक कलर की पब्लिक मिल जाएगी, कुछ कुछ विस्तार के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे येलो कलर की पब्लिक मिल जाती है, ठीक है। और फाइनली अगर आप समझने की कोशिश करो तो कुछ कुछ विस्तार ऐसे भी थे जहां आपको ऑरेंज कलर की पब्लिक भी मिल जाती है, ठीक है ना। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन हुई होगी जहां एक बड़ा एम्पायर है, एक एम्पायर को इकट्ठा करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए राजा ने अपनी तलवार का जोर लगाया। ये तलवार का जोर जब लगा रहा था तब उसने बहुत सारे लोगों को यूनाइट कर दिया, पर इनके बीच में कहीं पे भी कॉमननेस नहीं हुआ करती थी। कॉमननेस क्यों नहीं हुआ करती थी? क्योंकि सबके कल्चर अलग थे, सबकी भाषा अलग थी, सबके रीजनल अलग हुआ करते थे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि ये जो सिचुएशन हो रही है, ये सिचुएशन के कारण पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आती है।
जब आप एक बड़े साम्राज्य के अंदर रह रहे हो तो आपके अंदर राजकीय एकता नहीं आएगी, आपको एक होने की फीलिंग नहीं आएगी। जहां पे आपका पुराना एम्पायर जो हुआ करता था, हैब्सबर्ग एम्पायर, वहां पे भी आपको यही देखने को मिलता है कि अलग अलग ग्रुपिंग्स रहा करते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, वहां पे खेती करने वाले लोग अलग अलग हुआ करते थे। वी फाइंड कि बोहेमियंस और स्लोवाक कम्युनिटी के लोग हैं वो नॉर्थ में रहते थे, स्लोवेन्स इन कार्निया एंड क्रोएशियंस जो क्रोएशिया के लोग हैं वो साउथ में, एंड रोमन्स इन द ट्रांसिल्वेनिया रीजन में रहेंगे, जहां पे ये आपका रोमानिया करके जो प्रदेश आता है आज की तारीख में। तो व्हाट डू वी फाइंड कि इन सब के बीच में कोई यूनिटी नहीं थी। आपको एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि एक राजा है बीच में, यहाँ काले लोग बैठे, यहाँ सफेद मतलब येलो लोग बैठे, यहाँ ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, तो इनके बीच में यूनिटी कहाँ पे है? ठीक है, एक ही चीज के ऊपर यूनिटी थी, वो थी इन सबको एक बीच में कॉमन राजा था, और राजा ने इनकी पिटाई की हुई थी, और राजा ने इनको समझाया था कि देख बेटा, हमारे सामने पढ़ोगे तो सर्विस हो जाएगी, हमारे सामने पढ़ोगे तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इट इज बेटर नॉट टू स्पीक अगेंस्ट मी, इट इज बेटर नॉट टू लाइक गो अगेंस्ट मी। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस हमको पता चलता है कि यूरोप में जो पहले की परिस्थिति थी, जहां पे ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे ये डोमिनेट करते थे। अब ये बड़े एम्पायर्स किस तरह से नेशन स्टेट्स के अंदर बन गए। आज की तारीख में हम लोग जब यूरोप को देखते हैं तो ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, आपको हंगरी एक अलग कंट्री के रूप में दिखेगा, आपको जेकोस्लोवाकिया एक अलग कंट्री के रूप में मिलता है। आप अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इटली के दो प्रदेश है, लोम्बार्डी और वेनिस, वो इटली का पार्ट बन गया है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। आपको पोलैंड एक अलग कंट्री के रूप में मिलेगा, जो रूमन्स है वहां पे ट्रांसिल्वेनिया जो है, रोमानिया अलग बन गया। स्लोवाकियन लोग थे, बेसिकली उन्होंने स्लोवाकिया, स्लोवानिया और जेकोस्लोवाकिया बना दिया। तो ये कैसे बनाया? गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, याद रखेगा, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। ये जितने भी कंट्रीज बने हैं, ये जितने भी राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, इन सब के अंदर अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। इनमें से कुछ कुछ कॉमन फैक्टर्स की चर्चा एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, वही फैक्टर्स की चर्चा मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, समझे आप लोग? ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये चैप्टर को आपको खाली वर्बैटिमली नहीं पढ़ना है, आपको इसको नेशनलिज्म की थीम पकड़ के पढ़ना है। आपको ये देखना है कि यूरोप में ये जो कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, और उसको लिंकअप करना है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के जीएस पेपर 1 के टॉपिक के अंदर, जिसे हम लोग बेसिकली द रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज कहते हैं, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज कहते हैं, कि राष्ट्रीय जो सीमाओं का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ, ये राष्ट्रीय सीमाओं के निर्माण के अंदर कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, वो भी इसके अंदर से कवर हो जाएगा, समझे आप लोग? ठीक है, तो नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स ये कैसे उभर के आए, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिएगा कि आपके यहाँ पे सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यू आता है, समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट। और सोसाइटी के अंदर जब जब हम लोग देखते हैं तो पुरानी सिस्टम हुआ करती थी, जब मोनार्की हुआ करती थी, तो मोनार्की के अंदर जो सोसाइटी थी कैसे हुआ करती थी, तो उसकी खासियत ये थी कि वहां पे आपको प्रिविलेज बेस्ड नेशन स्टेट्स मिलेंगे, प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम मिलेगा। प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी का मतलब क्या है कि सोसाइटी के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं, और उन्हीं को ही हमेशा अधिकार है, वो सोसाइटी के शासन करेंगे। जैसे मैं कहूंगा कि आपको क्लर्जी क्लास मिलेगा या आपको जेंट्री क्लास मिलेगा, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, तो वो आपको मिलेगा। हर एक सोसाइटी का यही हालत होता है जब राजाशाही रूल कर रही होती है। राजा ऊपर होता है और राजा ने बेसिकली यहाँ क्लर्जी, पादरियों को बिठा के रखा है, अपने फैमिली मेंबर्स को बिठा के रखा है, और कॉमन मैन को सबसे नीचे रखा है। उसको ना एडमिनिस्ट्रेशन में पावर दिया जाता है, ना ही पॉलिटिक्स में उसको पावर दिया जाता है, इकोनॉमिकली भी उतना कुछ खास नहीं कर पाता है। गेटिंग माय पॉइंट। नॉर्मल ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थी उसके अंदर यही कंडीशन थी, और ये कंडीशन के अंदर जो आपका सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग क्लास था, जो मोनार्की के अंदर रूल किया करता था, जिसे हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। एक ऐसे बड़े बड़े जमींदार लोग, ऐसे बड़े बड़े सामंत लोग जो फ्यूडल आइडियोलॉजी को रखते हैं, और इन सब का मानना था कि हम लोग यहाँ पे अपना साम्राज्य चलाने के लिए बैठे हैं और पब्लिक तो हमारे जूते के नीचे आती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो फ्रांस की क्रांति ने जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको मजबूत कर दिया,
और नेशनलिज्म की जब आइडियोलॉजी मजबूत होती है फ्रांस की क्रांति के बाद, तो क्या होगा, एक नया मिडिल क्लास उभर के आएगा पूरे यूरोप के अंदर। फ्रांस में तो आया ही, भारत के अंदर भी आया साहब, ठीक है। आप देखिए न्यू मिडिल क्लास इन इंडियन नेशनल मूवमेंट आया कि नहीं आया, आप मुझे बताइए। भारतीय संविधान या भारत की आजादी के आंदोलन के अंदर 1900 के आसपास का जब साल था, तब ये न्यू मिडिल क्लास का ग्रोथ हो चुका है। ये जो न्यू मिडिल क्लास है ये एजुकेटेड है, ये जो न्यू मिडिल क्लास है इसके पास नॉलेज है, ये जो न्यू मिडिल क्लास है इसके पास अनुभव है। ये न्यू मिडिल क्लास के जो शासक लोग हैं, मेनली जो उभरते सितारे हैं, इन सबको पता चल रहा है कि ब्रिटेन हमारा दुश्मन है और हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए, समझे आप लोग, ठीक है। वही फ्रांस की क्रांति के अंदर जो आइडियोलॉजी नेशनलिज्म की आई थी, उसको समझ में आ रहा था कि अगर हमको हमारा एक संगठन बनाना है, अगर हमको हमारी एक सोसाइटी को मजबूत करना है, तो बीच में ये जो एरिस्टोक्रेसी है, कौन है, एरिस्टोक्रेसी है, जिसके नाम के ऊपर से पूरा का पूरा साम्राज्य चलता है, उसको हमको हिलाना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखेगा कि कोई भी देश के अंदर नेशनलिज्म की विचारधारा फैलाने के पीछे जो सबसे बड़ा तत्व होता है वो है मध्यम वर्ग, वी द पीपल। आज भारत किससे बना है, अमीरों से बना हुआ देश है या मध्यम वर्ग से बना हुआ देश है साहब, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास तो पूरा कंट्री चलाता है। डिमांड कौन करता है, डिमांड कोई बिलियनर करता है या मिडिल क्लास करता है। डिमांड और सप्लाई की पूरी अर्थव्यवस्था की गेम देखेगा तो उसके अंदर आपको मिडिल क्लास का ही रोल दिखेगा। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, मार्क माय वर्ड्स, जहां जहां दुनिया में क्रांति हुई दोस्तों, वहां वहां मिडिल क्लास हैज प्लेड इट्स ओन पार्ट। अगर मिडिल क्लास काम नहीं करता है, वहां क्रांति भी सफल नहीं होती है। यूरोप के अंदर राजा के सामने और राजा की विचारधारा के सामने ये मिडिल क्लास ही था फ्रांस के अंदर, जिसने फ्रांस की क्रांति कराई थी। और इसी के कारण ये जो न्यू मिडिल क्लास था, ग्रेजुअली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अपने ऊपर बैठा हुआ जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे टॉपल कर देगा। अब एरिस्टोक्रेट कौन थे, हु वर द एरिस्टोक्रेट क्लास, ठीक है। तो यूरोप के अंदर जो ओल्ड ऑर्डर चलता था, कौन सा ऑर्डर चलता था, ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो मोनार्की वाला जो सोशल सेटअप था, जो मोनार्की का जो सेटअप हुआ करता था, उसके अंदर एरिस्टोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले था। ये एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली ऐसे एक क्लास ऑफ पीपल हुआ करते थे जो सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही डोमिनेंट थे। डोमिनेंट का मतलब क्या है, क्योंकि इनके पास जमीन हुआ करती थी। अब पहले के टाइम के अंदर मिडिवल इंडिया में भी आपने देखा होगा बड़े बड़े जमींदार, भारत की बात करेंगे तो आपको बड़े बड़े जमींदार दिखेंगे ऐसे मूछे को ताव देते हुए, है ना, बड़े बड़े लाठियाल को साथ में लेके चलते हैं साहब, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है। यूरोप के अंदर भी जब मिडिल क्लास को लग रहा है, उसके ऊपर कौन बैठा है, बड़े बड़े जमींदार बैठे हैं साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो भी एरिस्टोक्रेट लोग थे, इन सब के बीच में खासियत ये थी कि ये लोग यूनाइटेड थे। ये यूनाइटेड क्यों थे, आप समझने की कोशिश करिए कि एक एरिस्टोक्रेट मतलब एक बड़ा जमींदार इटली के अंदर बैठा है, एक बड़ा जमींदार ऑस्ट्रिया में बैठा है, एक बड़ा जमींदार अगर से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जर्मनी में है, एक आपको पोलैंड के अंदर दिख रहा है, समझे आप लोग, ठीक है, एक फ्रांस के अंदर बैठा हुआ है। इन सब की खासियत ये हुआ करती थी कि इन लोग के बीच में एक वे ऑफ लाइफ सिमिलर थी। वे ऑफ लाइफ क्यों सिमिलर थी, तो पहला तो अगर आप देखोगे तो इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे साहब। जमींदार, अगर आपके जो बड़े बड़े सामंत लोग हैं, ये भले एक दूसरे से दूर बैठे हैं, पर इनका वे ऑफ लाइफ जो है बहुत सिमिलर था। जीवन जीने की प्रक्रिया, जीवन कैसे जीते थे, तो ऐशो आराम से जिया करते थे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ये बड़ी बड़ी जागीरें ओन करते थे, इनके पास एस्टेट्स हुआ करते थे। ये लोग सिटी में भी अपनी अपनी सोसाइटी को कंट्रोल करते थे साहब, ठीक है, उनके पास बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। और इनकी खासियत ये थी कि बिकॉज फ्रांस की बात करेंगे या फ्रांस के आजू बाजू वाले रीजन की बात करेंगे, तो ये लोग बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज का ही उपयोग करते थे। और ये लोग अंदर अंदर कहीं ना कहीं रिलेटेड थे, बिकॉज इन सब के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे। एक की शादी दूसरे के साथ कराई, दूसरे की शादी तीसरे के साथ कराई। तो ये क्या था कि आप देखिए कि ये जो राजाशाही वाला जो वर्ग है, या छोटे रजवाड़े हम लोग कह सकते हैं, ये काफी डोमिनेंट फोर्स थे यूरोप के अंदर। इनके द्वारा ही पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था कंट्रोल होती थी। दे यूज्ड टू कंट्रोल द इकोनॉमिक्स, they used to control the politics and they used to control the society as well, because ultimately they were at the top level of the society. अब सोसाइटी के टॉप के ऊपर थे, इनकी संख्या बहुत लिमिटेड थी, they were not much big in number, इनकी संख्या कुछ ज्यादा नहीं थी। In spite of not having the bigger numbers, they were able to control the social setup in Europe, है ना। तो यूरोप के अंदर क्या है कि पूरी जो सोशल सेटअप है उसमें जो ऊपर का वर्ग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, जो लैंडेड क्लास हुआ करता था, ये काफी डोमिनेंट हुआ करता था, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो इन दिस सिचुएशन हमको पता चलता है
कि ये पूरी की पूरी जो कंडीशन हमको यूरोप के अंदर दिख रही है, ये कंडीशन के अंदर ऊपर आपके एरिस्टोक्रेट है, समझे कि नहीं समझे। ये एरिस्टोक्रेट्स जो थे ये काफी डोमिनेंट हुआ करते थे, ये पूरी की पूरी शासन को चलाते थे, समझे आप लोग, ठीक है। अब इन सब के सामने जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यूरोप के अंदर ही जो दूसरा वर्ग था, वहां पे हमको पता चलता है कि कुछ कुछ लोग हमको कौन मिल जाएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना, टेनेंट्स मिल जाएंगे, स्मॉल ओनर मिल जाएंगे, और इसी के कारण हमको पता चलता है कि ये लोग मूलभूत रूप से क्या कर रहे हैं, पीजेंट्री के साथ जुड़े हुए हैं, समझे आप लोग, ठीक है। तो यूरोप में जो दूसरा वर्ग था वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, पीजेंट्री के साथ जुड़ा हुआ था। अब पॉपुलेशन किसकी इनफैक्ट ज्यादा है, तो एरिस्टोक्रेट्स की पॉपुलेशन कम है, पीजेंट्री की जो पॉपुलेशन है वो काफी हाई है, समझे कि नहीं समझे। मतलब किसान के लोग हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो काफी बड़ी मात्रा के अंदर हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो हमको ये चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि आपके यूरोप के अंदर जो उस टाइम पे वेस्टर्न यूरोप था, वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर हमको पता चल रहा है कि बड़े बड़े खेडूत, छोटे मोटे खेडूत, हर एक प्रकार के खेडूत आपको किसान मिल जाएंगे। इसी के अंदर से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इनकी जो लैंड होल्डिंग की पैटर्न भी थी, वहां पे भी हमको ये पता चल रहा है कि बड़े बड़े जमींदार थे, और जमींदार ने अपने नीचे मजदूर को रखा था, सर्फ को रखा गया था, जिनको बोला गया था कि तुमको हमारे लिए खेती करना है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन में क्या हो रहा है, वी फाइंड के पीजेंट्री नीचे है, एरिस्टोक्रेट ऊपर है। पीजेंट्री का काम क्या था कि देयर मेन वर्क वाज द सर्विंग ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स जो है, जो बड़े बड़े जागीरदार जमींदार है, उनकी सेवा करना, उनके किसान के रूप में काम करना, उनके खेतों पे काम करना, वो जो काम देंगे उनके हिसाब से अपने जीवन को चलाना, ठीक है। अब इन सब के बीच में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक वर्ग उभर के आता है जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास। क्या कहते हैं साहब, किसानों के बीच में और जो एरिस्टोक्रेट क्लास है उसके बीच में एक वर्ग उभर के आएगा जिसे हम लोग कहेंगे मिडिल क्लास। अब सवाल ये आया कि ये मिडिल क्लास आया कहां से, ठीक है, ये मिडिल क्लास कैसे डेवलप होता है, ये मिडिल क्लास का पूरा गेम कहां से चलती है। और यही मिडिल क्लास था जिसने ये यूरोप के अंदर क्रांति को जन्म दिया और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको बढ़ाया, और उसके बाद किसान से लेके अलग अलग लोगों को मोटिवेट करके बताया कि देखो भाई हमको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके इनफैक्ट हमारे हाथ में सत्ता आएगी, वरना ये राजाशाही एरिस्टोक्रेट्स के लोग हमको कभी भी पावर नहीं देंगे, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो होता यह है कि पता चलता है कि करीबन वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर, कुछ वेस्टर्न यूरोप के अंदर, कुछ सेंट्रल यूरोप के अंदर एक घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इनफैक्ट ये घटना को हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा भी होगा। ये एक ऐसी इवेंट है जिसने पूरी की पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री को बदल दिया है। अगर आपको पता होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ऐसी घटना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसने वर्ल्ड के इतिहास को, दुनिया को बदल दिया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले शुरू हुआ वेस्टर्न यूरोप के अंदर, और वेस्टर्न यूरोप के अंदर खास करके मैं कहूंगा इंग्लैंड के अंदर से शुरू हुआ, फिर इंग्लैंड से घूमते 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 अदर रीजन्स के अंदर भी चला गया। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक मुख्य आउटकम ये रहता है कि मिडिल क्लास बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण मिडिल क्लास बहुत स्ट्रांग हुआ, मैं आपको नेशनलिज्म की और क्रांति कैसे हुई वो मैं आपको समझा रहा हूं साहब, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नाम की विचारधारा कैसे आई, क्योंकि नेशनलिज्म के द्वारा ही आपका नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सब कंट्रीज जो है वो रातों रात नहीं बने, और ये जो नेशन स्टेट्स है उसमें नेशनलिज्म कैसे आया, तो उसके लिए आपको ओल्ड सोसाइटी पढ़नी पड़ेगी। ओल्ड सोसाइटी के टॉप के ऊपर कोई बैठा हुआ है तो वो है एरिस्टोक्रेट्स, और ये जो एरिस्टोक्रेट्स है ये लोग तो अपना शासन छोड़ेंगे नहीं। नीचे देखोगे बॉटम के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको कौन मिलेगा, पीजेंट्री मिलेगी। और ये जो पीजेंट्री है इनका काम क्या था, ये एरिस्टोक्रेट्स की सेवा करना था। अब बीच की जो भाग है सोसाइटी के अंदर जिसे हम लोग मिडिल क्लास के रूप में पहचानते हैं, ये मिडिल क्लास आया कहां से जिसने ये एरिस्टोक्रेसी को उथला दिया। मिडिल क्लास का निर्माण हुआ है बिकॉज ऑफ एन इवेंट, बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन साहब। ये क्यों हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये इंग्लैंड के अंदर होने की शुरुआत होती है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में तो दो चीज का इनफैक्ट इंपैक्ट पड़ा। एक तो मार्केट इनफैक्ट आपका खुल गया पूरी तरह से, और मार्केट जब खुला तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई को भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा।
कोई भी चीज होगी, कोई भी वस्तु होगी, कोई भी गुड्स होगी, कोई भी कमोडिटी होगी, उन सब के ऊपर इंपैक्ट करेगा। इंक्लूडिंग ये मार्केट के अंदर सर्विस देने वाले जो लोग हैं उनका भी ग्रोथ हुआ। इनफैक्ट मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, ये रॉ मटेरियल्स बनाने वाले जो लोग हैं और रॉ मटेरियल्स को केटरिंग करने वाले लोग हैं, उनका भी ग्रोथ हुआ होगा सर्विस के रूप में। तो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर वाज इंक्रीज इन समथिंग कॉल्ड एज ट्रेड एंड कॉमर्स। पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स का ग्रोथ हुआ। और ट्रेड एंड कॉमर्स जब हुआ उसका मतलब यह है कि देयर वाज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग काम किया, अलग अलग अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम किया। कोई खेती की प्रोडक्ट लेके आता था, उसको फिल्टर करता था, कहीं और बाजार में बेचता था, उससे कोई खाने का कोई प्रोडक्ट बना के निकाल देता था। यह सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड के अंदर कॉटन के रूप में हुआ। और अगर आप देखोगे तो रॉ कॉटन के अंदर से जो टेक्सटाइल बनने की शुरुआत हुई, ये टेक्सटाइल प्रोसेसिंग को काफी फायदा मिला। तो वो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ जो क्लास ऑफ पीपल थे उन सब का ग्रोथ हुआ, उनके हाथ में पैसा आया। और जब पैसा आया तो ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी के अंदर डोमिनेट भी होंगे कि नहीं होंगे साहब। तो ये जो घटनाएं हो रही है, ये जो घटनाएं हो रही है, सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। ये जो घटनाएं हो रही है इंग्लैंड के अंदर, ये घटनाओं के कारण बहुत बड़ा एक नया मिडिल क्लास पैदा होगा। A new middle class will be emerging over a period of time. What do we find in this case? हमको क्या पता चल रहा है कि because of industrialization, we find कि there was growth of trade and commerce, there was growth of towns, and we also see a commercial class will emerge. Commercial class का मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्ग जो व्यापार करना चाहता था, एक ऐसा वर्ग जिसको पता था कि पैसा आ सकता है, ये माध्यम के थ्रू हमको पैसा आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ तो इंग्लैंड में हुआ साहब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और उसके बाद फ्रांस से लेके जर्मनी के अंदर भी धीरे धीरे होने की शुरुआत होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा आउटकम है, वो है न्यू सोशल ग्रुप्स का डेवलपमेंट। और ये जो न्यू सोशल ग्रुप्स है, इनके कारण क्या होता है कि पूरी की पूरी सोशल रिफॉर्म्स होने की शुरुआत होती है। सोशल रिफॉर्म्स के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सोसाइटी के अंदर न्यू क्लास ऑफ पीपल विल इमर्ज। न्यू क्लास ऑफ पीपल विल इमर्ज का मतलब क्या है कि एक ऐसा वर्ग जो पहले समाज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था, वो अब धीरे धीरे बनेगा। आपको एक पॉपुलेशन मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्रीज में जाके काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे लेबर भी हो सकता है, वो चाहे मैनेजर भी हो सकता है, वो चाहे ट्रॉली ऑपरेटर भी हो सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है साहब। इसी के साथ साथ आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो सर्विस के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने ट्रांसपोर्ट की सर्विस शुरू की, किसी ने केटरिंग की सर्विस शुरू की, अलग अलग प्रकार की शुरुआत की। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट लोग मिल जाएंगे साहब, जो लोग इंडस्ट्रीज लगाने का काम करेंगे साहब। और चौथे आपको बिजनेसमैन मिलेंगे जो इन सब का व्यापार, ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका आप ले, उसका सेलिंग और खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, आपको ये जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है, ये ग्रुप ऑफ पीपल का इनफैक्ट काफी सारा डेवलपमेंट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब आप मुझे समझाने की कोशिश करिए। हमको पता चल रहा है कि पहले इंग्लैंड के अंदर क्रांति हुई, इंग्लैंड में क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है। मैं आपको समझा रहा हूं पूरा का पूरा प्रोसेस, आई एम एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो आपको न्यू क्लास का इमर्जेंस मिलता है कि नहीं मिलता है साहब, ठीक है। सो व्हेन वी फाइंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास, जब हमको नया क्लास ऑफ पीपल का इमर्जेंस मिला, सुन लिएगा मेरी बात, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है कि आपका ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ा साहब। अब जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे चलता है, तो दिस विल क्रिएट अ कास्केडिंग इफेक्ट। और उसके कारण क्या होगा, अर्बनाइजेशन की शुरुआत होगी साहब, ठीक है ना। आपके शहरों का निर्माण होता है, अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, टाउन्स बनते हैं, सिटीज बनने की शुरुआत होती है, लोग शहरों के अंदर माइग्रेट करते हैं, इंडस्ट्रीज जब बनती है तब ये सब घटनाएं पीछे बैकग्राउंड के अंदर होती है। अब जब अर्बनाइजेशन, टाउन्स एंड सिटीज बनेंगे तो क्या सिटीज के अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी होगी कि नहीं होगी? सिटीज के अंदर अगर आप देखोगे तो सोशल चेंज आएगा कि नहीं आएगा? क्या सिटीज के अंदर लोग अपनी आइडियोलॉजिकल चेंज में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर आप शहरों को और गाँवों को कंपेयर करके कभी देखिएगा, आपको पता चलेगा कि गाँवों के कंपेयर में शहरों में रहने वाले लोगों की विचारधारा काफी अलग होती है। लोग दोनों भले आईफोन यूज कर रहे हो, आप गाँवों के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी आ गई है, पर गाँव के अंदर रहने वाले की जो विचारधारा है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की है। उसके आजू बाजू में जो सराउंडिंग्स है उसको विलेज के साथ लिंकअप ज्यादा कर रहे हैं।
वेर शहर में रहने वाला जो बंदा होगा वो आइडियोलॉजिकली कहीं ना कहीं अगर आप समझिए कि वो थोड़े खुले विचार से वो कुछ अलग ही सोच रहा होगा, क्योंकि उसको वो है ना कि दुनिया के बारे में ज्यादा कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारी चीजें उसको दिख रही होगी। तो यूरोप के अंदर ऐसा हुआ कि जो शहर में रहने वाला वर्ग था उसके अंदर आइडियोलॉजिकल चेंजेस आया, और इन सब के कारण क्या हो रहा है कि ये जो न्यू मिडिल क्लास है इसको लग रहा है कि यार ये जो ओल्ड ऑर्डर चल रहा है, ओल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है साहब? ओल्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि ये जो एरिस्टोक्रेसी चल रही है हमारे शहरों के अंदर, हमारी शासन व्यवस्था के अंदर, इसको खत्म कर देना चाहिए। ये जो न्यू मिडिल क्लास है जिसने आइडियोलॉजिकल चेंजेस दिया, जिसने बेसिस बनाया बिहाइंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये इनको ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, लिबरल्स के रूप में पहचानते हैं, जो उदारवादी विचारधारा के अंदर मानते थे। एरिस्टोक्रेसी अगर आप ओवरऑल विचारधारा के रूप में देखोगे तो काफी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम दिखेगी, यू विल फाइंड काइंड ऑफ वेरी ऑर्थोडॉक्स इन नेचर। तो ये जो लिबरल्स जो थे, जो उदारवादी ताकतें थी, इनको लग रहा था कि हमको कुछ करना चाहिए, वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड द सोशल चेंज इन अवर सोसाइटी पर्टिकुलरली, बिकॉज हम लोग को कुछ यहाँ पे तूफानी करेंगे तब जाके हमारी समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और सब कुछ बदलेगा, समझे आप लोग? ठीक है। तो इन सब परिस्थितियों में कहानी क्या चलती है कि एक एजुकेटेड मिडिल क्लास उभर के आया। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ने कहा कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, हम लोग को ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर जितना फायदा होगा उतना काम करना चाहिए, साथों साथ ये जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस कुछ कुछ लोगों को मिल रहे हैं उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, कुछ कुछ लोगों को जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मिल रहे हैं उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। तो यूरोप में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड, और जैसे 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे उभर के आया, तो ये जो लिबरल्स थे, जो उदारवादी ताकतें थी, इन्होंने एक नया राष्ट्रवाद का नारा दिया। इन्होंने कहा कि हमको ओल्ड ऑर्डर को हटाना है। ओल्ड ऑर्डर में सबसे बड़ा कोई रोड़ा था, या सबसे बड़ा इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन था, वो था मोनार्की थी। और मोनार्की के साथ साथ आपको क्या मिलता है साहब? एरिस्टोक्रेसी मिलेगा। दिस वॉज द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द ओल्ड ऑर्डर एट दैट टाइम। और ये जो ओल्ड ऑर्डर को कहीं ना कहीं हटाने के लिए बात हो रही थी, तो जो न्यू मिडिल क्लास आया था, ये न्यू मिडिल क्लास ने अपनी डेफिनेशन दी। और न्यू मिडिल क्लास ने क्या बताया साहब? न्यू मिडिल क्लास ने बताया एक आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। आपका दोस्त, मेरा दोस्त, आपका साथी, हमारा हमदर्द मिस्टर बोजो ने भी मेरे को एक दिन यही पूछा कि सर ये लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म सर? हमका समझ में नहीं आवत है, ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? मिस्टर बोजो क्या कहते हैं कि सर ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लिबरल नेशनलिज्म? किस तरह से लिबरल नेशनलिज्म चलता है? तो लिबरल नेशनलिज्म की जो व्याख्या है, ये जो एनसीईआरटी के अंदर दी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, शब्द ही है लिबरल, लिबर्टी नाम के शब्द से आया है, समझे कि नहीं समझे, है ना? अब लिबर्टी कहाँ से आई थी? फ्रांस रिवॉल्यूशन से आई थी। फ्रांस की क्रांति से और क्या शब्द आए थे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आया था कि नहीं आया था? हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, और स्टैंडर्ड 9 के एनसीईआरटी में भी कवर कराया हुआ है मैंने आपको, है ना? तो ये जो लिबरल नेशनलिज्म की जो विचारधारा है, ये यूरोप के अंदर धीरे 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 अगर आप समझने की कोशिश करोगे डेवलप हो रही है। ये जो लिबरल नेशनलिज्म, जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है, वो उभर के आती है लिबरलिज्म से। ठीक है, लिबरलिज्म क्या है ये पहले समझ लीजिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड लिबरलिज्म। लिबरलिज्म और आपका जो शब्द है लिबर्टी, इन सब शब्द का जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड का मतलब क्या है कि जहां से ओरिजिन हुआ है, इसका मतलब है लिबर, और लिबर का मतलब होता है फ्री। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो द वर्ड लाइबर और लिबर का मतलब होता है फ्री। इट्स अ लैटिन वर्ड, याद रखेगा। और ये जो लैटिन वर्ड है, वहां से ही आपको ये लिबरलिज्म नाम की विचारधारा है वो मिलती है। यहां से ही आपको लिबर से लिबर्टी मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? टू बिकम फ्री और टू फ्री समवन एल्स। हाँ, आप किसी को छोड़ देते हो, आप उसको फ्री कर देते हो, तो उसको लिबरलिज्म या लिबर्टी के रूप में हम लोग आज की तारीख में पहचानते भी हैं। तो जो पूरी कहानी है, द होल स्टोरी जो इसके अंदर जो डिराइव हो रही है, वो यही हो रही है कि जो नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं से उभर के आ रही थी, जहां पे लोगों को राष्ट्रवाद की विचारधारा जुड़ी हुई थी, उन सब के अंदर सबसे पहली जो विचारधारा आती है वो है लिबरलिज्म की विचारधारा। और लिबरलिज्म जिसको लिबर्टी या फ्रीडम के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उनका मानना यह है, हर एक लोग जो इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। अ पर्सन शुड बी फ्री, एन इंडिविजुअल शुड बी फ्री,
there should be freedom for individual, getting my point, and there should be equality before all in the law systems. व्यक्ति को हर एक प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को इनफैक्ट कानून के सामने समानता होनी चाहिए। तो पूरे के पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज थे या यूरोपियन एरियाज थे जहां जहां आपका न्यू मिडिल क्लास उभर के आया, ये न्यू मिडिल क्लास ने लोगों के लिए बात करना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया कि अ पर्सन शुड डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर हर। इट इज नॉट द किंगडम और द मोनार्की शुड डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर हिम। इट इज ऑलवेज द पर्सन एंड द इंडिविजुअल हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड द कंसेंट शुड बी गिवन टू हिम। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो सबसे पहली बात तो इसने ये बात कर दी। इसने वहां तक बताया कि अ पर्सन शुड डिसाइड कि व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच शुड रूल ओवर हिम। व्यक्ति को खुद डिसाइड करना चाहिए कि किसकी सरकार बननी चाहिए। व्यक्ति को खुद डिसाइड करना चाहिए कि कैसी व्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था, कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन दिस सिचुएशन वी सी कि ये लोग लिबरलिज्म ये मानती है क्योंकि ये फ्रीडम को सपोर्ट करती है। ये कहती है कि द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द कंसेंट शुड बी देयर। बाय कंसेंट का मतलब है कि इंडिविजुअल विल डिसाइड कि व्हाट लॉ इज फाइन फॉर हिम एंड व्हाट लॉ इज नॉट फाइन फॉर हिम। इफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक अ लॉ, द गवर्नमेंट शुड टेक द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति को पूछना चाहिए कि हम यहाँ पे एक कानून बना रहे हैं, क्या आप इसमें सहमति रखते हो कि नहीं रखते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी पॉपुलेशन होगी हर एक को पर्सनली आपका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट फोन करेगा कि हम यहाँ कानून पास कर रहे हैं, आप यहाँ पे सहमत हो कि नहीं हो। मतलब ये है कि वहां पे जो व्यक्ति है उसको गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर भागीदारी बनाना चाहिए। द इंडिविजुअल शुड बी मेड अ पार्टी टू द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बाय सेंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स और डायरेक्टली बाय सेंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। व्यक्ति जितना है वो पर्सनली तो नहीं आ पाएगा, पर वो व्यक्ति जब वोट करेगा तो इवेंचुअली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के, अपनी जगह किसी और को भेज के, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी आपने सिस्टम को स्वीकारा है, पर उसके द्वारा आप अपनी कंसेंट को राजी कराओगे, अपनी कंसेंट दोगे या कंसेंट विड्रॉ करोगे। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को हम लोग बेसिकली ये लिबरलिज्म के अंदर मानते हैं। लिबरल्स मानते थे, लिबरल्स क्या कहते थे? लिबरल्स कहते थे कि व्यक्ति फ्री है, व्यक्ति अपना निर्णय खुद करेगा। व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति होता है उसके सामने कानून अलग अलग नहीं होने चाहिए। अब एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के कानून कैसे हुआ करते थे? एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर हमको पता चलता है कि अ पर्सन हु बिलोंग टू द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, द नोबल क्लास सोसाइटी, उसको पनिश नहीं किया जाता था, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि वो नोबल था, उसको कोई कुछ नहीं हिला सकता था। ठीक है, बट अब ये हो गया है कि आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट आया। आर्टिकल 14 आज की तारीख में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको दिख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको पता चलता है कि ये जो लिबरलिज्म है एक्चुअली अमेरिका की क्रांति के अंदर थोड़ी बहुत यूज हुई, बट उसके बाद फ्रांस की रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि लिबर्टी जो शब्द है वो फ्रांस की क्रांति से ही ज्यादा पॉपुलर हुआ ना साहब। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। लिबर्टी जो शब्द है, लिबर्टी एज अ वर्ड अगर आप समझने की कोशिश करोगे, एज अ की वर्ड, एज अ टोकन वर्ड अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो इट केम आउट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओनली। तो फ्रांस की क्रांति बहुत बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट बनती है। फ्रांस की क्रांति एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट बनती है जिसने कंटिन्यूसली सपोर्ट किया आइडिया ऑफ लिबरलिज्म को साहब। ठीक है, तो लिबरलिज्म जो है वो कंटिन्यूसली ये सब चीजों को सपोर्ट करेगी। अब व्यक्ति इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया गया है और इंडिविजुअल को अपनी गवर्नमेंट बनाने का फोकस किया गया है, तो लिबरलिज्म कभी भी ऑटोक्रेसी और मोनार्की को तो नहीं मानेगी साहब। ठीक है, तो लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो अगेंस्ट में है। वो कहती है कि नो माय फ्रेंड, वी डू नॉट सपोर्ट ऑटोक्रेसी, वी डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस जो बेसिकली क्लर्जी क्लास को दिए गए थे। और अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो हम संविधान को सपोर्ट करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं जिसके द्वारा आपकी शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। पार्लियामेंट के द्वारा, आपके व्यक्ति के द्वारा भेजे गए जो चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके द्वारा आपकी पॉलिटिकल सिस्टम चलनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो लिबरल्स थे, ये लिबरल्स ने कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर इंडिविजुअल को महत्व दिया। सोसाइटी के अंदर मोनार्की की जगह, और मोनार्की अपने हिसाब से जो शासन चला रही थी उसको उथलाने के लिए, वहां की जो सिस्टम थी उसको चेंज कराने के लिए नारा दिया। इनफैक्ट लिबरल्स का बहुत बड़ा एक फंडामेंटल आइडियोलॉजी मानना यह था कि द राइट टू प्रॉपर्टी इज इनवॉल्युएबल। इनवॉल्युएबल का मतलब क्या है कि नो वन कैन डिनाई यू द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ऐसा हुआ करता था कि यूरोप के अंदर गिने चुने लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, खास करके फ्रांस के अंदर या बाकी सारे जो आपके मोनार्कियल स्टेट्स है जहां पे फ्यूडल सिस्टम हुआ करती थी, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम हुआ करती थी। ये मोनार्की जो थी जिसने ज्यादातर लैंड को ओन कर दिया था पूरे यूरोप के अंदर, राजा बहुत सारे बड़े बड़े विस्तार ओन करता था। उसी तौर के ऊपर जो आपके जमींदार थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे,
जिनको बेसिकली एरिस्टोक्रेट क्लास कहते हैं हम लोग, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जागीरें और एस्टेट बना के रखे थे। अब एक एस्टेट का मतलब नहीं है कि 5-10 बीघा जमीन किसी ने ओन की है। एक एस्टेट का मतलब था कि 15, 20, 50 गांव का मालिक होगा एक जमींदार। यू कैन इमेजिन कि अगर कोई इंसान 20 गांव का मालिक है, इफ अ पर्सन इज ओनिंग 20 विलेजेस और 50 विलेजेस, उसके अंडर आने वाले जितने भी लोग हैं वो सबके सब उसके मजदूर हो गए। So they do not acquire they do not own the land in spite of they are tilling in the land from the generations and the generations. ये मजदूर लोग एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, पांचवी जनरेशन से यहाँ पे उसकी जमीन के ऊपर खेती किए जा रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, पर उनके पास जमीन की मालिकी के हक नहीं थे, क्योंकि मालिक जो था वो बड़ा जमींदार था, वो कहीं और बैठा होगा, अपने इनफैक्ट है ना ख्याली पुलाव पकाता होगा। तो जब आपके लिबरल्स ने, मिडिल क्लास ने बेसिकली पीजेंट्स को कहा कि भाई हम तो आपको प्रॉपर्टी के राइट्स दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको प्रॉपर्टी के राइट्स दे रहे हैं, वी आर सपोर्टिंग यू, हम आपको ये कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में सत्ता होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि तुमको हटा देना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो मिडिल क्लास जो था उसने पीजेंट्री को काफी सारे राइट्स देने की बात की। मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि इनका सपोर्ट जब नहीं आएगा तब तक इनफैक्ट मिडिल क्लास को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। पीजेंट्री शुड ऑलवेज सपोर्ट द मिडिल क्लास टू रिमूव एंड ओवरथ्रो द एरिस्टोक्रेसी, तब जाके नेशनलिज्म और आपकी अल्टीमेटली जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है वो सक्सेसफुल रहती है। मिडिल क्लास हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट, पर मिडिल क्लास को सपोर्ट किसका चाहिए? पीजेंट्री का, क्योंकि पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी? इनकी ज्यादा थी। दे वर द मोस्ट पॉपुलस बट दे वर ऑपरेस्ड पीपल, दे वर नॉट नोइंग द राइट्स। द मिडिल क्लास गेव देम द आइडिया ऑफ राइट्स। उनको कहा कि भाई तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, तुम ही खेती करते हो, तुम ही वहां पे इतना खून पसीना एक कर रहे हो और तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम पे नहीं है, ऐसा थोड़ी चलता है। तो ये जो आइडिया है ना, ये जो लिबरल नेशनलिज्म की जो विचारधारा है, समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है, ये बहुत पॉपुलर हुई यूरोप के अंदर, जहां जहां आपको मोनार्की का जो पुरानी सिस्टम चलती थी, उन सब व्यवस्था के अंदर हमको पता चलता है कि काफी सारी जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो काफी पॉपुलर होती है। और लिबरल आइडियोलॉजी जितनी पॉपुलर होगी उसके कारण क्या होगा? गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो आपके यहाँ पे क्रांति की शक्यता बढ़ जाएगी, और क्रांति की शक्यता में जो आपकी इमीडिएट ऑथोरिटी है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, उसको टॉपल करने की भी बात हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी फाइंड कि इस प्रकार की लिबरल डेमोक्रेसी की बात की गई है सबसे पहले जब फ्रांस की क्रांति हुई। अब खासियत क्या है आप समझने की कोशिश करिए। ऐसे तो अगर आप देखे जाए तो लिबरल नेशनलिज्म या लिबरलिज्म ये कहती है कि इक्वालिटी शुड बी ऑल फॉर ऑल, सब लोग कानून के सामने एक है। बट इनिशियली जब लिबरलिज्म और बेसिकली जब राइट टू इक्वालिटी की बात हुई, तो राइट टू इक्वालिटी में एडल्ट सफरेज की कभी बात नहीं होती। एडल्ट सफरेज का मतलब है जो यूनिवर्सल सफरेज का कंसेप्ट है, जहां राइट टू वोट की बात की जाती है, वो सबको नहीं था। राइट टू वोट पहले बहुत लिमिटेड लोगों को दिया गया था। इवन फ्रांस के अंदर भी यही हुआ कि when equality before law came into the picture, not all people were equal before law। और इसी के कारण एनसीईआरटी भी ये कहती है कि जब फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, पहली बार पॉलिटिकल लिबरल डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, राइट टू वोट और गेटिंग इलेक्टेड जो था वो खाली और खाली गिने चुने लोगों को ही दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इवन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वर मेनी फ्यू पीपल, और जिन जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, खास करके वुमेन, जिन जिन पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, इनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए थे। पॉलिटिकल राइट्स मतलब राजकीय रूप से सत्ता में आने का अधिकार नहीं था। वो थोड़े समय तक जब जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए तब हमको मिलता है। गेटिंग अ पॉइंट है ना। बट ये सब कहानी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो सपोर्ट करती है इंडिविजुअल कंसेंट को, जो सपोर्ट करती है कि व्यक्ति अल्टीमेटली अपना डिसीजन ले सकता है और सब लोग इक्वल है। पर लिबरलिज्म को अगर आप प्रैक्टिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटकम के रूप में देखोगे तो आपको पता चलता है कि उसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म है। और फ्रांस के अंदर जब लिबरलिज्म नाम की विचारधारा इनफैक्ट पॉपुलर भी हुई, तो लिबरल नेशनलिज्म जो फ्रांस के अंदर आनी चाहिए, जिस हिसाब से जो लागू होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही थी। इसी के कारण जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई तो उसके बाद राइट टू वोट बहुत गिने चुने लोगों को दिए। मतलब ये था कि आप राइट टू इक्वालिटी में नहीं मानते हो, यू आर क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। उसके बाद आपने वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया। नेपोलियन जब पावर के ऊपर आया तो नेपोलियन भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो राइट टू वोट के अंदर नहीं मानता था, और उसने डिसाइड कर दिया कि भाई वुमेन जो है वो हमेशा अपने हस्बैंड की, अपने फादर का कहां मानेगी। इंस्पाइट ऑफ नेपोलियन अपने आप को एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर कहता है, पर नेपोलियन टेक्निकली अगर आप देखोगे तो लिबरल नहीं था उतना, ही वॉज काइंड ऑफ अ कंजर्वेटिव पर्सन।
एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि जो लिबरलिज्म है ऐसे राइट टू इक्वालिटी की बात तो करता है, पर इक्वालिटी में कहीं ना कहीं क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी इसके अंदर बिलीफ होता है। और वो आपको फ्रांस के अंदर दिखेगा, जहां पहली बार आपकी लिबरल डेमोक्रेसी की शुरुआत तो हो रही थी, पर ये लिबरल डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खड्डे में चली जाती है, क्योंकि वहां पूरी तरह से जो इंडिविजुअल राइट्स थे उसको प्राधान्य नहीं मिलता है। मतलब इंडिविजुअल राइट्स जो लिबर्टी का या लिबरलिज्म का सबसे फंडामेंटल बेसिस है कि अ पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम द लॉक ऑफ द स्टेट, अ पर्सन शुड डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम एंड ही हैज गॉट एवरी राइट इवेंचुअली, वो सब नहीं रहता है। आप एक साइड के ऊपर बोलते हो कि इंडिविजुअल इज द मेन गोल, इंडिविजुअल इनफैक्ट अल्टीमेटली डिसाइड करेगा व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर हिम, और इंडिविजुअल के अंदर आप मेल को इंक्लूड करते हो और फीमेल को इंक्लूड नहीं करते, ऐसा थोड़ी चलेगा साहब। ठीक है, मेल में भी ऐसे ही मेल खाली जिनके पास प्रॉपर्टी होगी उनको ही अपने फ्रीडम होगी और उनको ही डिसीजन मेकिंग राइट्स होंगे। तो ये कहां का लिबरलिज्म है? दिस इज नॉट लिबरलिज्म साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये इनिशियली फ्रांस की स्टोरी है, जहां पे लिबरलिज्म के नाम के ऊपर इन्होंने सरकारें तो बना दी पब्लिक ने, और पब्लिक के द्वारा जो बनाए गए जो संगठन थे जिन्होंने क्रांति कराई, बट हमको एक चीज पता चलती है कि पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल इक्वालिटी लिबरलिज्म से इनिशियली नहीं आई। पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये है कि जब राइट टू वोट सबको नहीं होता है तो यू कैन नॉट क्लेम कि आप एब्सोल्युटली डेमोक्रेसी के अंदर, लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर मानते हो। जब आप अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी कहते हो उसका मतलब यह है कि आप सबको लिबर्टी देते हो अबाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रांस के अंदर जब नेपोलियन पावर के ऊपर आया तो नेपोलियन ने बहुत सारे लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी थी वो छीन ली और कहा कि बेटा मेरे सामने लिखना मत, मेरे सामने बोलना मत, वरना पिटाई हो जाएगी। खैर व्हाटएवर मे बी द केस, पर लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो फ्रीडम के अंदर सबसे ज्यादा मानती है, इंडिविजुअल फ्रीडम के अंदर मानती है। ठीक है, ये लिबरलिज्म की एक पॉलिटिकल डेफिनेशन है। लिबरलिज्म की अलग अलग डायमेंशंस आते हैं, ये चैप्टर के अंदर इसके डायमेंशंस दिए गए हैं, और ये डायमेंशंस के द्वारा ही हम लोग को ये समझना है कि लिबरलिज्म क्या कहना चाहता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब जब हम लोग लिबरलिज्म को समझते हैं तो लिबरलिज्म, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी विचारधारा है जो लीबर नाम से कीवर्ड से बनी है, जिसका मतलब है फ्री, और वहां से ही इसके दो डायमेंशंस आए, मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक तो है पॉलिटिकल डायमेंशंस और दूसरा है इकोनॉमिक डायमेंशंस। अब जब हम लोग लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करें, व्हेन वी सी इन द डिटेल, तो ये एक चीज मानता है कि इंडिविजुअल शुड बी फ्री पॉलिटिकली एंड इंडिविजुअल शुड बी फ्री इकोनॉमिकली। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब यह है कि ही शुड बी इक्वल फॉर ऑल, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट यहां पे मिलेगा कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति हो, सबके सामने इक्वल होना चाहिए साहब कानून के सामने। ही शुड हैव द राइट टू वोट, ही शुड हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, and there should be no discrimination in the political sense. He should have the right to get election, everything उसके अंदर उसके पास इक्वालिटी होनी चाहिए। जब हम लोग इकोनॉमिक फ्रीडम के अंदर मानते हैं, व्हेन वी कंसीडर कि लिबरलिज्म का जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो क्या है, तो इकोनॉमिक डायमेंशन भी घुमा फिरा के इंडिविजुअल के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, फिर वहां से मार्केट के साथ जुड़ा गया। इंडिविजुअल और मार्केट के साथ इसके लिए क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर भी फ्रीडम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। द इकोनॉमी शुड बी फ्री, वो जो विचारधारा है जस्ट अ सेकेंड, हाँ हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमी की, और मैं आपको समझा रहा था कि लिबरलिज्म जो है वो एक तो पॉलिटिकल एंगल में ये मानती है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंडिविजुअल शुड बी फ्री। अब कोई व्यक्ति व्यापार क्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति बिजनेस क्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति प्रोफेशन क्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति इनफैक्ट जॉब क्या करना चाहता है, वो व्यक्ति डिसाइड करेगा कि स्टेट डिसाइड करेगा। इकोनॉमिक कंसेप्ट के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो आप ही मुझे बताइए कि द पर्सन शुड डिसाइड और द गवर्नमेंट शुड डिसाइड कि मुझे पढ़ाना है, आई वॉन्ट टू टीच, आई शुड बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी, आई मी माई सेल्फ शुड बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी, और द गवर्नमेंट शुड डिसाइड कि नहीं प्रतीक नायक आप पढ़ाना बंद कर दीजिए, एक काम करिए आप मैकेनिक बन जाइए। अरे मैंने कहा कि सर आई एम अ गुड टीचर, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं, तो सर आई एम अ टीचर, आई लाइक टीचिंग, I want to do teaching, I am ready to pay taxes to you. No, the state will decide. The state will say, no, Pratik Nayak, you should go and join somewhere as a mechanic. You go to some XYZ company, imported car mechanic company है, वहां चले जाओ, वहां गाड़ी बनाओ। और मैंने कहा मेरे को गाड़ी का शौक नहीं है, गाड़ी बनाने का शौक नहीं है, ठीक है, मेरे को पढ़ाने का शौक है। तो व्यक्ति को हर एक एरिया में फ्रीडम चाहिए साहब। उसी तौर के ऊपर
एक बाजार काम कर रहा है, देयर इज अ मार्केट। इकोनॉमी के अंदर हम लोग कहते हैं ना मार्केट। अब कोई भी मार्केट होता है, ये मार्केट के अंदर जो भी गुड्स वस्तुएं हैं, ये मार्केट के अंदर जो भी सर्विसेज है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेवाएं कहते हैं, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बाजार के अंदर आपकी उभर के आ रही है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बाजार के अंदर आपकी मिल रही है, ठीक है, ये गुड्स का प्राइजेस कौन डिसाइड करेगा? ये गुड्स कितनी क्वांटिटी में सेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? ये गुड्स की क्वालिटी क्या रखनी है, वो कौन डिसाइड करेगा? किसी तौर के ऊपर अब कोई सेवा दे रहा है, ठीक है, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, वो सर्विसेज की बेसिकली जो टाइमिंग्स है, वो कौन डिसाइड करेगा? अगर जब हम लोग बाजार के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, सेवाओं के ऊपर, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, कहीं पे भी अगर इनफैक्ट स्टेट का कंट्रोल रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि द स्टेट इज कंट्रोलिंग द होल इकोनॉमिक सिस्टम। और लिबरलिज्म जो ये विचारधारा है, ये कहती है दैट द स्टेट शुड नॉट हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट शुड बी फ्री, द इंडिविजुअल शुड डिसाइड कि व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन, what should be eventually the quality and the quantity that a person wants to make as per the regulations of the government। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट छोड़ देना है मार्केट को, पर व्यक्ति डिसाइड करेगा, राज्य बीच में नहीं आएगा कि प्रतिज्ञा तुमको ये पेन का उत्पादन करना है कि नहीं करना। स्टेट मुझे नहीं बोलेगा, मेरे को इच्छा लग रही है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास कॉन्टैक्ट है, आई नो समवन हु कैन प्रोड्यूस दिस पेन फॉर मी, मैं उसको ऑर्डर दूंगा, भाई बना के दे मेरे को। वो बोलेगा 20 रुपए की एक पेन, मैंने कहा 20 ले लेना, पर स्टेट बोलेगा नहीं, तुमको मिनिमम 25 लेने का। द गवर्नमेंट विल से कि इसके प्राइस 25 रुपीज हमने फिक्स किए। तो कितनी हद तक वैलिड है? लिबरलिज्म ये कहता है कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का पकड़ नहीं होना चाहिए। पहले एक समय ये था कि राजा जो था, वो राजा काफी सारी चीजें कंट्रोल किया करता था। द किंग यूज्ड टू कंट्रोल मेनी थिंग्स, आप ठीक है, इवन इन द इकोनॉमी। सो इसी के कारण इनफैक्ट आपका जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म फ्रीडम ऑफ मार्केट के अंदर मानता है। लिबरलिज्म ये कहता है कि राज्य ने जो इम्पोजिशंस इंपोज किए गए हैं, अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं, खास करके मूवमेंट ऑफ गुड्स को लेके, कैपिटल को लेके, कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने, उसके ऊपर से बेसिकली लिबरलिज्म ये कहता है कि हो सके उन सबको फ्री कर दो। अब ये क्यों कहा गया? व्हाई द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज बीइंग सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। लिबरल्स क्यों इसको सपोर्ट करते हैं? लिबरल्स इसके लिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मॉडल है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल इसको बहुत ही फेवर में आता है। क्यों फेवर में आता है साहब? ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज बाजार के अंदर बेचनी है, अगर आपको कोई भी चीज का रॉ मटेरियल खरीदना है, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको हर बार सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार के अलग अलग इनफैक्ट है ना जो आयाम है जिसके द्वारा आपको पूरा का पूरा सिस्टम को चलाना होगा, तो कितनी हद तक वैलिड होगा, कितनी हद तक ये उचित है, हाउ फार इट इज वैलिड एंड जस्टिफाइड, वेर एवरी टाइम यू वांट टू परचेज न्यू थिंग्स, एवरी टाइम यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यू नीड टू गो फॉर द स्टेट, यू नीड टू आस्क देम, और उनको पूछना पड़ेगा कि सर क्या सही है क्या गलत है, सर प्लीज हेल्प अस फॉर दिस थिंग्स, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो कहानी क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण ये जो मिडिल क्लास उभर के आया, ये मिडिल क्लास ने बहुत ही क्लियर कट कहा कि सर हम चाहते हैं कि मार्केट फ्री हो जाए। स्टेट ने जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया है बाजार के ऊपर, वस्तुओं की आवागमन के ऊपर, वो सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, और एक यूनिफाइड मार्केट होगा, उतना ही हमारे लिए फायदेकारक होगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि 19th सेंचुरी के अंदर जो मिडिल क्लास है, इसने ये फ्री मार्केट इकोनॉमी और स्ट्रेट रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए बहुत काम किया। इसने ये बताया कि जब तक वन नेशन वन मार्केट नहीं होगा, वन रीजन वन मार्केट नहीं होगा, तब तक नेशनलिज्म नहीं आएगी। और जब इकोनॉमिक लिबरलिज्म हुआ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है कोई भी जगह पे, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की तरफ भी आप जाओगे। जब जब आप आर्थिक रूप से विकसित होते हो, आपको लगता है कि हम लोग को इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बढ़ानी है, तो हम लोग पॉलिटिकल यूनिफाई हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको यहां पे दिखेगा, जर्मनी का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में बोला गया है कि जर्मन बोलने वाले रीजन्स आपको यूरोप में बहुत दिख जाएंगे, सेंट्रल यूरोप के अंदर, खास करके वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप के अंदर आपको जर्मन भाषा बोलने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे।
ये जो है ना ऑस्ट्रियन एम्पायर साहब, आपको कहीं पे भी जर्मनी नहीं दिखेगा। अगर आप मैप के अंदर देखोगे यू विल नॉट फाइंड दिस कंट्री कॉल्ड एज जर्मनी। आपको प्रशिया दिख जाएगा, यहाँ पोलैंड दिखेगा, यहाँ ऑस्ट्रिया दिखेगा साहब, ठीक है, यहाँ रोमानिया दिखेगा, बट यू विल नॉट फाइंड जर्मनी साहब। क्यों? क्योंकि जर्मनी, जो जर्मन स्पीकर्स जो थे, ये जर्मन स्पीकर्स डिवाइडेड थे छोटे बड़े किंगडम्स के अंदर। यहाँ पे सब जगह पे दे आर ऑल डिवाइडेड इन द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड द प्रशियंस एंड मल्टीपल एरियाज ऑफ हैनोवर एंड मेनी अदर एरियाज। गेटिंग माय पॉइंट? अब कहानी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी? कि द जर्मन्स वर डिवाइडेड based on the language or based on the region, geographical regions, and they were controlled by multiple, I would say, authorities. इनको कंट्रोल करने वाली और भी अथॉरिटी थी, और ये लोग करीबन 39 छोटे बड़े स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थे। 39 रजवाड़े थे, किंगडम से, सारी भाषा में हम लोग कहेंगे। हर एक रजवाड़े की अपनी इकोनॉमी थी, अपना वेट्स एंड मेजर्स था, अपनी करेंसी चलती थी। तो कोई एक व्यापारी जिसको हैम्बर्ग से न्यूरेनबर्ग जाना है, दिस आर 2 प्लेसेस इन जर्मनी, तो उसको 11 बार कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी, और दैट वाज अराउंड 5% ऑफ वन आइटम। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? तो उसको 11 बार कस्टम बैरियर्स पास करना है, एंड 5% ऑफ द रीजन उसको वहां पे देनी पड़ेगी। और वहां पे जो वेट्स एंड मेजरमेंट्स था वो हर एक कंट्री का अलग अलग था, क्योंकि ये सब किंगडम्स थे। तो पता चलता है कि इन्होंने जो ड्यूटीज थी वो भी अलग अलग लगाई थी। द ड्यूटी यूज्ड टू वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उसमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर इकोनॉमिक नेशनलिज्म प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब हम लोग जर्मनी का एग्जाम्पल देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हर एक रीजन के अपने वेट्स एंड मेजर्स थे। अब आप सारी भाषा में मुझे बताइए साहब कि यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू से फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, एंड महाराष्ट्र से हरियाणा जा रहे हैं, महाराष्ट्र से गुजरात आए, गुजरात से राजस्थान गए, राजस्थान से आप हरियाणा पहुंचे साहब, ठीक है। तब तक आपको 3 बार अलग अलग जगह पे ड्यूटीज पे करनी है। उसके बाद आपको वहां पे हो सकता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से ड्यूटी पे करनी है। गुजरात अलग मांग रहा है, राजस्थान अलग मांग रहा है, हरियाणा अलग मांग रहा है। महाराष्ट्र का व्यापारी तो पागल हो जाएगा कि भाई मैं यही करता रहूं साहब। और गुजरात की वेट्स एंड मेजरमेंट अलग काउंट होती है। गुजरात में 1 किलो अलग है, महाराष्ट्र में 1 किलो अलग है, क्योंकि यूनिफिकेशन नहीं है। तो व्हाट विल हैपन इन द ट्रेड एंड कॉमर्स? द ट्रेड एंड कॉमर्स विल सफर। समझ में आया कि नहीं आया? इट विल सफर ऑन अ ह्यूज बेसिस। सो ऑल द बिजनेस कम्युनिटी, व्हाट दे सेड कि द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन शुड बी द अल्टीमेट आउटकम इफ यू वांट टू रिमूव दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स व्हिच आर बिटवीन अस। वरना पहले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करे और ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी के कारण हमको पता चलता है कि जब अपने वेट्स एंड मेजर्स होते हैं तो जो कपड़े की लेंथ थी वो भी अलग अलग हुआ करती थी। तो जर्मनी के अंदर एग्जांपल दिया है, द मेजर ऑफ द क्लॉथ फॉर एग्जांपल वाज LA विच इन द रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अगर आप L नाम का जो कपड़ा है, एक कापड़ है बेसिकली, से फॉर एग्जांपल इसको L मानते हैं, वी कंसीडर दिस थिंग इज L। अगर ये कपड़ा है LA या L जिसे जो भी कहते हैं, आप फ्रैंकफर्ट में लेने जाओगे तो आपको 54 सेंटीमीटर मिलेगा। आप माइंस में लेने जाओगे तो 55 मिलेगा, न्यूरमबर्ग में 65 और फ्रीबर्ग में 53 मिलेगा। 1L की डेफिनेशन कितनी है विद इन वन कंट्री? 1L विल बी डिफरेंट एज पर द प्लेसेस। हाँ, 1 किलो टमाटर लेने चले गए, राजस्थान में 4 टमाटर मिलेंगे, महाराष्ट्र में 3 टमाटर मिलेंगे, गुजरात में 2 मिलेंगे। 1 किलो ही है पर किलो की व्याख्या अलग अलग है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया आपको? ठीक है। 1 बीघा जमीन लेनी है, गुजरात के अंदर अलग व्याख्या है, राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र के अंदर अलग है। व्हाट विल हैपन सर? चलो जमीन तो अलग केस है, वो तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी भी करता है, पर आपको कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हटाने पड़ेंगे। ट्रेड ऑब्स्ट्रक्शंस कहते हैं इसको, टैरिफ बैरियर्स के रूप में पहचानते हैं हम लोग। और नेशनलिज्म ऐसे नहीं आती है। लिबरल नेशनलिज्म की जो विचारधारा है, जिसे हम लोग लिबरल्स की एक है ना आइडियोलॉजी के रूप में मानते हैं, वो ये कहती है कि सब कुछ खोल दो, एवरीथिंग शुड बी फ्री, इकोनॉमी शुड बी फ्री, पॉलिटिक्स शुड बी फ्री, एंड इंडिविजुअल शुड डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर देम। बट बिकॉज देयर वाज मोनार्की इन दिस स्मॉल स्टेट्स, ये 39 स्टेट्स के अंदर राजाशाही हुआ करती थी। ये मोनार्की को यहाँ पे पैसे कमाने थे, क्योंकि इनको कस्टम्स से जो ड्यूटीज लगती है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, टोल टैक्स पे करते हो, तो उससे तो राजा को इनकम होती थी, उससे तो राजा का धंधा चलता था। अपना बेसिकली जो बिजनेस है, उसका जो एक्सपेंसेस है, अपने किंगडम का शौक है, वो सब वहां से कंप्लीट होते थे। गेटिंग अ पॉइंट?
तो कहानी क्या है कि जर्मनी के अंदर हमको एक चीज बहुत क्लियर कट पता चल रही है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स में ऑब्स्ट्रक्शन है वो हटने चाहिए। इकोनॉमिक लिबरलिज्म ये विचारधारा के अंदर मानता है, ये कहता है कि स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड द कैपिटल, पैसों की एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करनी हो, वस्तुओं की एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर आपको क्या करना है कि माइग्रेट करवाना है साहब, उन सब जगहों के ऊपर कहीं ना कहीं अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म मानता है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट शुड बी देयर शुड बी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। मूवमेंट ऑफ गुड शुड बी देयर एंड कैपिटल शुड बी देयर, और उसके कारण ही बाजार बनेगा, व्यक्ति को फायदा होगा, व्यक्ति खुश रहेगा, सोसाइटी में ऑटोमेटिकली खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। समझे आप लोग? ठीक है, जर्मनी के अंदर यही हुआ। 39 स्टेट्स थे, ये 39 के 39 स्टेट्स के अंदर राजाशाही थी, छोटे मोटे रजवाड़े थे। ये जितने भी रजवाड़े थे इन सब ने अपनी ड्यूटीज लगा के रखी थी क्योंकि उनको पैसा कमाना था वहां से। वहां की पब्लिक नाराज हो रही है। 1830 तक आते आते 1834 के आसपास का टाइम है, और उस दौरान काफी सारे अर्थव्यवस्था के चिंतनकार थे, इकोनॉमिस्ट होते हैं ना सब, इन्होंने डिसाइड किया कि एक नेशन कैसे बन सकता है, इकोनॉमिक मेजर्स के रूप में कैसे आप आगे चल सकते हो, उसको लेके एक आपके प्रोफेसर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 के अंदर जर्मनी की यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेटर लिखा और उन्होंने बताया द एम ऑफ ज़ोल्वरिन इज टू बाइंड जर्मन इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। अब ज़ोल्वरिन क्या है उसको मैं समझाता हूं, अभी थोड़ी देर के बाद समझाता हूं। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटेरियली as by the protection of the interest in the external as well as the stimulating in the internal productivity. It ought to awaken and raise national sentiment through a fusion of individual and provincial interests. The German people have realized that a free economic system is the only means to engender national feeling. एक्चुअली क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते इतने सारे ड्यूटीज और टैक्सेस लगते थे, तो जर्मनी के लोगों ने डिसाइड किया कि यार हमको कुछ करना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस देयर वर टू मच ऑब्स्टेकल्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड द न्यू कमर्शियल क्लासेस, जो मिडिल क्लास जर्मनी के अंदर उभर के आया, इसने किया कि यार हमको कुछ करना पड़ेगा। वी नीड टू हैव अनहिंडर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द पीपल अराउंड। और इसके कारण 1834 के अंदर जर्मनी के जितने भी बिजनेसमैन थे और छोटे मोटे किंगडम थे, उन्होंने बेसिकली एक कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम है ज़ोल्वरिन। याद रखिएगा साहब, 1834 के अंदर ये पूरी तरह से बनना शुरू होता है। ऐसे तो 1815 में इसका फॉर्मेशन कराने की कोशिश की गई थी। 1834 में ये जो ज़ोल्वरिन नाम की संस्था बनी, जो कस्टम यूनियन बनता है। कस्टम यूनियन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका फ्री मूवमेंट बनता है। फ्री मूवमेंट के अंतर्गत जब आप एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर रहे हो, डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी के बीच में, तो आपको बीच में कोई भी प्रकार के टैक्सेस नहीं पे करने होते। आपको बीच में कोई भी प्रकार की इनफैक्ट है ना कुछ भी ड्यूटीज और बैरियर्स, आपको कोई भी टैरिफ नहीं पे करनी होगी। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो 1834 के अंदर प्रशिया नाम का जो स्टेट है, जो जर्मनी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, उन सब की अध्यक्षता के अंदर जर्मनी के बहुत सारे छोटे मोटे राज्य, टोटल 39 स्टेट्स थे, 39 में से ऑलमोस्ट 35 प्लस से ज्यादा राज्य उसके अंदर इकट्ठे हुए। उन सब ने बेसिकली जो टैरिफ बैरियर्स से हटा दिए और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग एक करेंसी के अंदर काम करेंगे, हमारे बीच में मल्टीपल करेंसीज रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कराने की कोशिश की गई। इन्होंने बैरियर्स को हटाया, बैरियर्स के रूप में जो ड्यूटीज और जो भी अलग अलग प्रकार की कस्टम बैरियर्स थे उसको हटा दिए गए, इंक्लूडिंग इन्होंने करेंसीज जो थी उसको कम कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? धीरे धीरे 1850 के दशक में जर्मनी के अंदर रेलवे का डेवलपमेंट कराया, जहां एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म जमता है। जर्मनी विच वॉज डिवाइडेड इंटू मोर देन 39 स्टेट्स, they were economically united before getting politically united. So economic integration of Germany was very much significant. Had it not been the economic integration, Germany would not have formed in 1870. बिस्मार्क जो करता है वो तो बहुत बाद का पिक्चर है क्योंकि बिस्मार्क तो काफी बाद में सत्ता के ऊपर आया, 1850 के दशक में। बिस्मार्क का नाम आपने सुना होगा। he is known as the person who unified Germany एज अ पॉलिटिकल यूनिटी। पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जर्मनी का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि द पीपल एंड द मिडिल क्लास रियलाइज कि वी नीड टू एक्ट। तो मिडिल क्लास प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट वाज द बिजनेस हाउसेज हु फोर्स द लूडर्स। ये जो बिजनेस हाउसेज थे, इन्होंने जर्मनी के राजा, जो स्थानिक राजा थे, ये 40 राज्यों के, उनको मजबूर किया कि हमको एक होना है, हम चाहते हैं कि एक होने के लिए।
इसी के कारण हमको पता चला कि आपका जो मिडिल क्लास है, इसी ने ही लिबरल नेशनलिज्म की विचारधारा दी। ये मिडिल क्लास कहाँ से उभर के आया? तो मैंने कहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से उभर के आया। और मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की, यही मिडिल क्लास था जिसने कहा कि एरिस्टोक्रेसी, जो पुरानी शासन व्यवस्था है, जो पुरानी प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी है, जिसने पूरी तरह से सोसाइटी को इनफैक्ट डोमिनेट करके रखा है, उसको कैसे भी करके हमको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आप समझने की कोशिश करिए कि मिडिल क्लास का क्या रोल प्ले है। आपको पूछा जा सकता है कि ये लिबरल्स जो थे ये कहाँ से आए थे, ये लिबरल्स ने किस तरह से अपनी इनफैक्ट, है ना, रोल प्ले किया है, और किस तरह से अपना जो शासन व्यवस्था और अपनी आइडियोलॉजी उसको चलाने के लिए काम कर रहे हैं। समझे आप लोग? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा क्या गया है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये मैंने आपको कल के क्लास के अंदर, मतलब 27 दिसंबर का जो क्लास था उसके अंदर कराया था, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि फ्रांस के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी रहे उसके लिए क्या क्या काम किए गए थे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसके लिए पॉलिटिकल काम किए गए, अगर आपको याद होगा तो इकोनॉमिक काम किए गए, और अगर आपको याद होगा तो कल्चरल काम किया गया, इंक्लूडिंग इनफैक्ट नेपोलियन ने आके तो सब कुछ बंटाधार कर दिया, क्योंकि नेपोलियन ने तो बहुत सारा एक्सपांशन भी करने की कोशिश की। पर आपको पूछा गया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, तो हम लोग नेपोलियन का पार्ट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के रूप में या पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में फ्रेंच के हर एक नागरिकों को इक्वालिटी देने की कोशिश की गई, और सबको कहा कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, और सबके लिए बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी देने की भी बात की गई। आर्थिक रूप से अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक सबको प्रिविलेजेस जो थे वो खत्म कर दिए गए, और सबको इक्वल करने की बात की गई, सबको इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जॉब्स के बारे में बाहर। कल्चरली जब हम लोग बात करते हैं तो कल्चरली फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए कंपलसरी किया गया एक पॉलिटिकल, अगर आप देखोगे फ्रांस का झंडा भी बनता है, नया ट्राई कलर भी बनाने की कोशिश की, और लोगों को ग्लोरीफाइड पास्ट के अंदर इकट्ठा करने की बात की गई कि कैसे भी हमको, है ना, यहाँ पे एक होना है। समझे आप लोग? ठीक है, तो ये टॉपिक को हमने कल के क्लास के अंदर देखा था। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक यस्टरडे, सो आई एम नॉट गोइंग मच इनटू द डिटेल्स अबाउट दिस टॉपिक, बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप साहब। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा गया है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। नेपोलियन ने किस किस प्रकार के परिवर्तन किए जहां जहां वो रूल कर रहा था। ठीक है, नेपोलियन ने क्या चेंज किया? पहले तो राजाशाही को हटा दिया, अगर आपको याद होगा कि वहां की जो लोकल मोनार्की थी उसको हटा दिया, उसको हटाने के बाद उसको यूनिफाई कर दिया अंडर द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद वहां पे रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया गया। कैसे? जब नेपोलियन ने अपना कोड लिखा जिसका नाम है नेपोलियनिक कोड। ये नेपोलियनिक कोड 1804 के अंदर नेपोलियन लेके आता है, अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद हमने ये भी देखने की कोशिश की, वहां पे भी इक्वालिटी देने की कोशिश की लोगों को, और कहा कि सब लोग इक्वल है। ठीक है, इसके साथ साथ इसने अपनी आर्मी के अंदर लोगों को इकट्ठा कराया और कहा कि आपको आज के बाद फ्रेंच आर्मी के अंदर काम करना है। और इसके लिए वहां के जो स्थानिक लोग थे नाराज हो जाते हैं कि भाई तुमने हमको हमारे राजा से आजादी दिलाई, वो अच्छी बात है, पर तुम हमारा मिसयूज कर रहे हो, तुम हमारा दुरुपयोग कर रहे हो, क्योंकि तुम हमको इंक्लूड करवाना चाहते हो कहां पे? इन योर फ्रेंच आर्मी। गेटिंग माय पॉइंट। और उसके बाद आप इनफैक्ट हमारा शोषण करवाते हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके कारण फिर काफी हंगामा होता है ना? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप लिखेगा प्लीज, इसको इंक्लूड करने की कोशिश करिएगा। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए आंसर के अंदर, आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर मेंस एग्जामिनेशन। आपको लिंकेज करके पूछ सकता है कि इसका क्या रोल प्ले था, किस तरह से नेपोलियन ने चेंजेस किए। नेपोलियन ने क्या चेंज किए वो मैंने आपको बता दिया था। इंक्लूडिंग नेशन की डेफिनेशन क्या है, ये हमने कल बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ा था। द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ नेशन, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि राष्ट्र एक ऐसी विचारधारा है जिसके अलग अलग परिमाण हैं, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है ना? तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के ऊपर भी कभी सोचिएगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पर्सपेक्टिव्स के ऊपर नेशन बिल्ड हो सकता है, और फ्रांस की क्रांति कैसे आगे चलती है वो भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था। नेपोलियन वाला टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि नेपोलियन ने जहां जहां गया उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया, वहां के किसानों को फ्री कर दिया, वहां की जो उनकी बंधन थी, उनको जो बॉन्डेज के अंदर रखा गया था वो फ्री कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है,
इंक्लूडिंग पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स और बिजनेसमैन को कहा कि आप फ्री हो और आप अपने हिसाब से व्यापार कर सकते हो, जिसके साथ करना चाहो व्यापार कर सकते हो। वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया है, करेंसी लेके आया, इंक्लूडिंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल हो, इसके लिए उसने ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने की भी कोशिश की। तो मेनी थिंग्स वर इम्प्रूव्ड बाय नेपोलियन व्हेन ही रूल्ड समवेयर इन द सेंट्रल जर्मनी एंड द इटली। पर वहां के जो स्थानिक लोग थे वो काफी नाराज थे। एक पेंटिंग आपको जर्मनी के अंदर मिलता है जहां जर्मनी के कुछ लोग इकट्ठे होके नेपोलियन का एक मजाक उड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो हमको ये ट्री ऑफ लिबर्टी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप हमको परेशान कर रहे हो, आप हमारा शोषण कर रहे हो। और वहां के लोग इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमारे राजा से तो हमको मुक्ति दिला दी, पर आप लोग हमारे ऊपर नए राजा बन के आए हो और आप नए राजा बन के हमारा बाजा बजा रहे हो, हम लोग इसको नहीं स्वीकारेंगे। खैर, ये सब थोड़े बहुत पॉइंट्स थे। आज के क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। कल का क्लास जब मैं आपको वापस मिलूंगा तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जब नेपोलियन का पराजय हुआ और नेपोलियन के पराजय होने के बाद व्हाट नेक्स्ट इमर्ज। व्हाट नेक्स्ट का मतलब क्या है साहब? ठीक है, क्योंकि 1815 के अंदर जो वियना हुआ, वो वियना के कारण क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो नेशनलिज्म है उसको तोड़ दिया गया। पर मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी के रूप में नेशनलिज्म काफी आगे मजबूत चलती है और इसी के कारण क्या होगा, फर्दर रिवॉल्यूशंस को जन्म देगा। 1815 के बाद थोड़े समय तक कंजर्वेटिज्म रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, बट आफ्टर 1815 वी फाइंड कि समय जैसे जैसे आगे चलता गया, यूरोप के अंदर 1830 के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हुई, 1848 के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हुई और उसके बाद 1850 से लेके 1870 के बीच में हमको दो राष्ट्रों का निर्माण दिखेगा। एक जर्मनी का निर्माण दिखेगा और दूसरा इटली का निर्माण दिखेगा। ये जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनफैक्ट ये जो रिवॉल्यूशंस हुए कितनी हद तक जायज़ थे। जर्मनी और इटली के फॉर्मेशन में रिवॉल्यूशनरीज का क्या रोल प्ले था। यंग इटली करके एक इंस्टीट्यूशन बनता है, ये कैसे बनता है उसको भी डिस्कस करेंगे। खैर, ये तो नेशनलिज्म के ऊपर आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस मैं करा रहा था। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर आइए। प्लीज टेक सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। मैं कहूंगा 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं कहूंगा अगर आप कॉलेज में अभी नए नए हो और अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाहो 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 80 आवर्स से ज़्यादा सेशंस मैं लेने वाला हूँ। लाइव क्लासेस चलते हैं 7 to 9 PM। रिकॉर्डेड भी देख सकते हो और आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय सेशंस ऑन दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इनफैक्ट आज रात को टुडे एट आई वुड से 10 PM मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर भी यहाँ पे सेशन है। हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सेकेंड पार्ट है कि कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर, वो भी मैं आज रात को फिर से कराने वाला हूँ। क्योंकि पिछला मैंने एक सेशन ले लिया था पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया को पढ़ना है। आज हम लोग पार्ट 2 के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे करना है। ठीक है ना? तो उसके ऊपर हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर एक ओपन सेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हाउ टू प्रिपेयर को लेके। पार्ट 2 जो क्वेश्चन पेपर 2 है, पेपर 2 जो है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टुनाइट 10 PM वी हैव गॉट अ लाइव सेशन। ये लाइव सेशन रहने वाला है मेरा। इसके सिवाय आप सब्सक्रिप्शन कोर्स कभी भी देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आपको खाली देखना है कि कैसा पढ़ाया जाता है, आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, प्रतीक नायक की प्रोफाइल को देखिए, स्पेशल क्लासेस आपको दिखेंगे। ये फ्री क्लासेस होते हैं, इसके लिए फीस नहीं पे करनी होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे क्लासेस लिए हुए हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हो और देख सकते हो, एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड। ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड PN Live, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन फीस एज वेल, है ना। तो 1 ईयर 2 ईयर या 1 महीने की भी होगी तो भी चलेगा रिवीजन के लिए, पर ये डिस्काउंट कोड को मत भूलिएगा। ठीक है, PN Live ऑलवेज शुड बी रिमेंबर्ड, है ना। तो ये आपको 10% डिस्काउंट कर देगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, टेक केयर।